So friends, to start with the e-waybill, I would like to make my first comment. मैं आज जो भी बात कर रहा हूं, I will be speaking with respect to CGST, right? तो Central Goods and Service Tax Section 68 and Rule 138. हम इन दो के बारे में या इन दो के चक्कर में पूरी डिस्कशन करेंगे. बट फ्रेंड्स प्लीज डू अंडरस्टैंड, आप जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट ऑफ द कंट्री में हो, उस स्टेट की ई-वे बिल की अलग नियम कानून हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, बंगाल में जॉब वर्क में ई-वे बिल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, कपड़े के जॉब वर्क में ई-वे बिल है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, छत्तीसगढ़ में अगर आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में माल भेजो इरेस्पेक्टिव कितनी भी गुड्स, कोई भी वैल्यू है, ई-वे बिल नहीं है, राइट? गुजरात में पहले कुछ और था, चेंज हो गया. So friends, what I like to convey is today we will be discussing entire provision, which the basics will be same across the country, but there will be some modification depending on a state you are working for. So your client might have a registration in 15 states, तो आपको उस 15 स्टेट के बारे में समझना पड़ेगा कि क्या क्या एग्जेम्पशन है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या क्या छूट है, राइट? सो saying that, let's start the discussion, right? Okay, so हम जो भी बात करेंगे, अभी जीएसटी में हम बात कर रहे थे कि रिटर्न भरना है, रिफंड्स भरना है, तो वी यूज्ड टू लॉग इन टू gst.gov.in. ई-वे-बिल में हम लोग जाके बात करेंगे e-waybill.nic.in, तो इसका पोर्टल ही अलग कर दिया इन्होंने अलग कर दिया. फ्रेंड्स, हम जो कवर कर रहे हैं इन टोटलिटी करीब 22 नोटिफिकेशंस टच करेंगे, 7 सर्कुलर टच कर रहे हैं, 14 प्रेस रिलीज है, 5 FAQs आए हैं और 2 ई-वे-बिल पे फ्लायर्स आई है. तो ये कंटेंट है ऑलमोस्ट 3 years ऑफ जीएसटी जर्नी में. और आप देखो तो ये 2018 फरवरी से ही इसका मेन इम्प्लीकेशन चालू हुआ था. सो नॉट इवन 3 साल, और इतने सारे हमारे पास टूल्स है टू डू एनालिसिस टू टॉक अबाउट ई-वे-बिल, राइट? सो व्हाट आई हैव समराइज्ड इज नोटिफिकेशन जो 22 के 22 है वो क्या कर रहे हैं. रूल्स वे सब्स्टिट्यूटेड थ्राइस, 3 बार फ्रेंड्स, 3 बार उन्होंने रूल्स ही चेंज कर दिया. Certain insertion in the rules notify the effective dates, validity extensions. So अगर आप देखो लॉ में सिर्फ सेक्शन 68 है जो अपने डिस्कस करेंगे, सिर्फ 3 सब सेक्शन का है, 1, 2, 3, 2 लाइन का, दैट्स इट. पूरी ई-वे-बिल हमारे रूल से चल रही है, एंड उस रूल्स को उन्होंने 3 बार चेंज कर दिया है ऑलरेडी. 7 सर्कुलर है, दैट इज प्रोसीड्यूर फॉर इंटरसेप्शन बाय ऑफिसर्स, माइनर पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीचेस, क्लैरिफिकेशन और सर्टेन एस्पेक्ट्स, वो उन्होंने सब दिया है. 14 प्रेस रिलीज है, रोल आउट अपडेट्स, बिल टू शिप टू क्लैरिफिकेशंस, वो सब उन्होंने प्रेस रिलीज से कवर किया है. बहुत सारे क्वेरीज गए हैं एसएससीज के, तो वो सारे उन्होंने एफएक्यू के थ्रू 5 बार शेयर किया है. एंड ई फ्लायर्स उन्होंने 2 बार दिया है कि एज ऑन दैट डे जितने भी प्रोविजन है उसको समरी करके दे हैव शेयर्ड ट्वाइस ई फ्लायर्स, राइट? So I have just shared the resources which we had for discussing this chapter, right? For discussing this chapter. Okay. So अब मैं कुछ चीजें खाली यहाँ पर पुट ऑन कर रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो ये काम आएगी. एंड दैट इज EWB, ई-वे-बिल 01. वो ई-वे-बिल है, उसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी. सो पार्ट ए विल डिस्कस कौन कौन भर सकता है, एंड पार्ट बी का इंपॉर्टेंस क्या विल डिस्कस. सो ई-वे-बिल हो गया EWB 01. आगे बढ़े तो कंसोलिडेटेड ई-वे-बिल का प्रोविजन है, वो है ई-वे-बिल 02. ई-वे-बिल 03 पार्ट ए एंड पार्ट बी इज अ समरी रिपोर्ट एंड फाइनल रिपोर्ट. ये क्या होता है, जब ऑफिसर आपकी गाड़ी पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं आपने कुछ कंट्रावेंशन ऑफ लॉ किया है, आपका पेपर सही नहीं है, तो उसको 2 रिपोर्ट देनी पड़ती है.
एक 24 घंटे के अंदर, एक 3 दिन के अंदर। तो पार्ट ए पार्ट बी अकॉर्डिंगली। ई-वे बिल 03। ई-वे बिल 04 is again details of detention and interception beyond 30 minutes to be uploaded. So अगर आधी घंटा के ऊपर होता है तो हम लोग EWB 04 अपलोड करते हैं। EWB 5 is application for unblocking। फ्रेंड्स, हमको पता है कि अब 2 रिटर्न जीएसटी का नहीं भरते हैं तो ई-वे बिल ब्लॉक हो जाती है, तो उसको अनब्लॉक करने के लिए हम EWB 05 अप्लाई करते हैं एंड हमारा अनलॉक हो जाता है बाई ऑर्डर कॉल्ड RFD सॉरी EWB 06। तो बेसिक स्ट्रक्चर और डिस्कशन कि कितने फॉर्म्स के संग हम ऑन जनरल बात करेंगे, राइट, ऑन जनरल। एंड दिस 10 फॉर्म्स आर दी फॉर्म जब हमारा गाड़ी पकड़ता है, राइट। तो स्टेटमेंट ऑफ ड्राइवर, ऑर्डर फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, ऑर्डर ऑफ एक्सटेंशन फॉर टाइम ऑन इंस्पेक्शन, डॉट 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 डॉट। सो 1 से लेकर 10 तक ये फॉर्म्स हैं जो यूजुअली डिपार्टमेंट हमें देता है इन फॉर्म्स में कम्युनिकेशन, राइट। और हम भी इसी फॉर्म, इनके रेस्ट्रिक्टिव फॉर्म्स में कम्युनिकेशन अप्लाई करते हैं कि आपने जो मांगा उसका आंसर ये है, ये नहीं है, राइट। सो ये 10 फॉर्म्स है which is relevant to us when there is a detention of the goods। अभी बात कर रहे हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो लिखा हुआ है स्लाइड पे, एक एक करके बात कर रहे हैं। मूवमेंट वर्सेस सप्लाई। फ्रेंड्स, जीएसटी किस पे लगता है? जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। सप्लाई, परफेक्ट परफेक्ट। सो क्या मूवमेंट का कोई भी इंपॉर्टेंस है? क्या मूवमेंट का कोई भी इंपॉर्टेंस है? यस माय डियर फ्रेंड्स, यस। मूवमेंट पे ही जीएसटी ई-वे बिल बनता है। मूवमेंट पे ही ई-वे बिल बनता है। सो व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज समझें। मैंने आपको, आपने में से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने आपको माल भेजना है, मैंने आज बिल बना दिया और मैंने अपने बंदे को बोल दिया आज संडे है, मैं बिल बना दे रहा हूँ, आप मंडे आके माल भेज देना। अब मंडे से लॉकडाउन हो गया एंड मेरा बंदा आपको माल नहीं भेज पाया, बट हमारे यहाँ बिल बन चुकी है क्योंकि वो बंदा माल डिस्पैच ही नहीं किया, वो ई-वे बिल बनाया नहीं। फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन के अकॉर्डिंग बिल बना दिया तो मेरी जीएसटी लग गई, पर मैंने माल नहीं भेजा तो मेरा ई-वे बिल नहीं बना। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे इज movement is a different parameter and supply is a different parameter। आप ये मत देखो कि बिल बना है या सप्लाई हुआ है तो ई-वे बिल बनना मैंडेट है, ऐसा नहीं है। और ये भी मत देखो कि ई-वे बिल बना है तो सप्लाई हुआ ही होगा, ये भी जरूरी नहीं है। So what I am giving you is there is a difference between movement and supply। ई-वे बिल मूवमेंट पे बनता है, जीएसटी लगती है सप्लाई पे, जीएसटी लगती है सप्लाई पे, पर ई-वे बिल बनेगा सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट पे, राइट। नेक्स्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, देयर इज समथिंग कॉल्ड डिलीवरी। अगर मैंने आपको डिलीवरी ही नहीं की तो माल आपके यहाँ पहुंचा ही नहीं, आपको जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी नहीं एज पर आईटीसी प्रोविजंस। पर व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस by end of which delivery होती है। Friends, please appreciate the transportation can commence from the supplier's premises. The transportation can commence from my job worker's premises, or the transportation can commence from my vendor's premises at my direction, at my direction। So there's a difference in transportation वर्सेस डिलीवरी। डिलीवरी मतलब आपको माल डिलीवर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस है। तो इन दो टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस रखेंगे बिकॉज ई-वे बिल का इंपॉर्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के साथ है, डिलीवरी के साथ नहीं। विज़ाविस हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट का रेलेवेंस डिलीवरी के साथ है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ नहीं है। ओके, transfer versus assignment। So I am assigning you something, I am transferring you something।
मेरी प्रॉपर्टी, मेरे वेयर हाउस में चाय पड़ी हुई है, मैं बोला कि आज से वो 50 कुंटल चाय आपकी। फ्रॉम टुडे यू आर लायबल टू पे रेंट ऑफ द वेयर हाउस, आई हैव असाइंड यू, राइट, आई हैव ट्रांसफर्ड यू, मैं माल उठा के आपके यहाँ ट्रांसफर करवा रहा हूँ। डिफरेंस, ट्रांसफर वर्सेस असाइनमेंट। शिप टू वर्सेस एड्रेस ऑफ डिलीवरी, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, शिप टू वर्सेस एड्रेस ऑफ डिलीवरी। आप अभिषेक अग्रवाल को शिप कर रहे हो, आप अभिषेक अग्रवाल को शिप कर रहे हो, पर अभिषेक ने बोला सर एक काम करो, आप महाराष्ट्र से बंगाल भेजोगे, फिर मुझे बंगाल से बैंगलोर भेजना है, आप काइंडली महाराष्ट्र से बैंगलोर में जो मेरी ऑफिस है ना वहां भिजवा दो माल। तो आपने बोला अभिषेक पर मुझे पीओ तो तुम्हारे परचेज ऑर्डर ने तो तुम्हारे ऑफिस से आई है। मैं बोला सर कोई बात नहीं, आप बिल मुझे कर दो और माल आप पहुंचा दो बैंगलोर। तो बिल टू शिप टू हमने प्लेस ऑफ सप्लाई में डिस्कस किया है, बिल टू शिप टू। फ्रेंड्स प्लीज अप्रिशिएट नाउ, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, एड्रेस ऑफ डिलीवरी कुड बी द पर्सन जिसके नाम पे बिल बन रही है, बट शिप क्या हो रहा है, जो मेरे डायरेक्शन पे हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल, मैं आपको बोलता हूं सर मेरा एक क्लाइंट है, वो महाराष्ट्र में ही है, मुंबई में है, आपका जो ऑफिस है उसके 3 लेन बाद ही उसका ऑफिस है, आप काइंडली बिल मुझे करिए बट शिप वहां कर दीजिए, राइट। सो बिल टू शिप टू एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी डिफरेंट। Consignor and supplier definitely could be different. Similarly, consignee and recipient can be different. Friends, very important again, interstate supply of goods, interstate movement of goods, different. मैं कोलकाता में बैठा हुआ हूं, आप महाराष्ट्र में हो, ये इंटरस्टेट सप्लाई है या नहीं will be governed by the provision of place of supply. When the location of the supplier and the place of supply is in 2 different states, then it is an interstate supply. But is it an interstate movement involved? Depends on the movement of the goods. So might be intrastate supply हो रहा है, might be intrastate supply, जैसे मेरे एग्जांपल में उल्टा देते हैं कि मैंने बंगाल का माल अपने ऑफिस से ले जाकर बगल वाले 2 लेन के बाद जाके भिजवा दिया आपके डायरेक्शन में। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन, इट इज अ इंटरस्टेट सप्लाई बिकॉज आपकी डायरेक्शन में मैं कर रहा हूं, बट मेरा मूवमेंट क्या हुआ सर, माई मूवमेंट इज सिंपली फ्रॉम बंगाल टू बंगाल, तो इट इज अ इंट्रास्टेट मूवमेंट, it is a intrastate movement but interstate supply. So what I've conveyed you is कि it irrespective आपको देखना पड़ेगा कि भैया मूवमेंट क्या है और सप्लाई क्या है। This can be different and trust me friends, majority cases में ये different होता है, ये different होता है। So before we get into the chapter, हमने जो भी आज पढ़ा है उसका एक समझ लिया कि हाँ वो इम्पोर्टेंट है, एंड वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद द टर्मिनोलॉजीज व्हाट वी यूज, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ 3 पैरामीटर में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में आते हैं फ्रेंड्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड कंप्लीशन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट चालू हुआ, सामान का मूवमेंट चालू हुआ, दैट इज कमेंसमेंट, एंड वो पहुंच गया, दैट इज कंप्लीशन। टू रिकॉग्नाइज द इवेंट कि माल चालू हो गया, मूवमेंट चालू हो गया, एंड कि कंप्लीट हो गया, दिस रिकॉग्नाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिकॉग्निशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विल सी e-waybill has to be issued before, usually before, but in certain cases वो before the completion of the movement में e-waybill issue करना है। I repeat, majority cases में e-waybill issue करना है before the commencement of the movement, पर कुछ एक cases में e-waybill issue करना है before the completion of the movement. So commencement is starting, completion is ending. तो इसका मतलब है yes,
कुछ केसेस में आप मूवमेंट चालू कर सकते हो और ई वे बिल बाद में भी बन जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। विल डिस्कस। सेकेंड, मोड्स ऑफ मूवमेंट। आप किस किस तरीके से मूवमेंट कर सकते हो? रोड, रेल, एयर, vessel, or even multimodal. Friends, can anybody explain what is multimodal? Can anybody explain what is multimodal? More than one mode, right? तो रोड रेल, एयर, रोड वेसल, वापस रोड। सो जहां पर आप एक से बेसी मोड यूज कर रहे हो। Exactly. So I can see now the audience is trying to connect on a more practical front कि हो ही सकता है ना कि मैं बहुत बड़ा चीज है या बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जो मैं गुजरात भेज रहा हूँ, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक मैं लेट्स से राजकोट भेज रहा हूँ, तो बंगाल से अहमदाबाद चला गया बाई एयर। पर एक सेकंड सर, बाई एयर तो कैसे जाएगा? आप तो एक जगह बैठे हुए हो, आपको एयरपोर्ट पहुंचाना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टर आया मेरे ऑफिस से, वो सामान ट्रक में लोड कर लिया, वो एयरपोर्ट ले गया एयरपोर्ट बाय एयर वो गुजरात अहमदाबाद ले गया सो सॉरी, अहमदाबाद से वो अहमदाबाद से वो राजकोट जाता है अगेन बाय रोड। तो इट्स अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट। इसमें प्रोविजन चेंज हो जाती है। तो वी हैव टू सी कि ई वे बिल कमेंसमेंट कंप्लीशन किसके पहले बनाना है। वी हैव टू सी कि कौन से मोड ऑफ मूवमेंट से हमारा मूवमेंट हो रहा है गुड्स का। सेकेंड, मूवमेंट कुड बी थ्रू ओन कन्वीनियंस, हायर्ड वन और पब्लिक कन्वीनियंस। सो मूवमेंट कैसे भी हो सकता है, मेरी खुद की गाड़ी से भी हो सकता है, मैं भाड़े की गाड़ी में भी कर सकता हूँ, और मैं नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी मूवमेंट कर सकता हूँ, राइट। कमिंग टू सेकेंड कॉलम, मूवमेंट ओइंग टू आउटवर्ड सप्लाईज। सो अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, सी अभी तक मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सप्लाई वर्सेस मूवमेंट, टू डिफरेंट पैरामीटर्स। अब मैं आपको बता रहा हूं, मूवमेंट होगा माइट बी ऑन बेसिस ऑफ सप्लाई होगा। सप्लाई में दो पार्ट आती है, आउटवर्ड, इनवर्ड। सो आउटवर्ड जब मैं माल भेज रहा हूं तब भी मूवमेंट होगी, पर जब मुझे माल मंगवाना है सो तब भी मैं ई वे बिल बना सकता हूं। I can issue a e-way bill both when I want to send goods out, when I want to make outward supplies, and I want to make inward supplies also. So let's talk movement owing to outward supplies. तीन पैरामीटर है। फर्स्ट, सप्लायर टू रिसिपेंट। आपने मुझे बोला अभिषेक मुझे 10 पेन चाहिए, तो मैंने मोबला का 10 पेन पैक किया और आपको भिजवाया। supplier to recipient. Second, supplier to any other person on behalf of the recipient. आपने बोला कि अभिषेक मुझे मत भिजवाओ, मुझे भी एक पार्टी को गिफ्ट करना बैंगलोर में, तुम बैंगलोर में दे दो। बिल टू शिप टू, ओके सर। थर्ड, सप्लाई इन पार्ट्स, सेमी नॉकडाउन और कंप्लीट नॉकडाउन, बैचेस और लॉट्स। इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, आपने मुझे पीओ दिया कि 10 लाख टी शर्ट चाहिए, मैं बोला ओके सर, पर मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी है ही 1 महीना में 1 लाख, तो मैं आपको 10 महीने में सप्लाई करूंगा। सो एज पर टैक्स इनवॉइस एंड रेस्पेक्टिव रूल्स, मुझे आपको इनवॉइस बनाना है पहला पीस निकालने के बाद पहले 10 लाख पीस का, फिर मुझे 1-1 लाख पीस आपको माल भेजना है, वो 10 लाख पीस का इनवॉइस का जेरोक्स के साथ अटेस्टेड एंड डिलीवरी चलान एंड ई वे बिल, राइट। तो ये सेमी नॉकडाउन एंड फुली नॉकडाउन और बैचेस और लॉट्स का जो मूवमेंट होगा तो उसका ई वे बिल बनेगा। सो मोटा मोटी सप्लाई का, आउटवर्ड सप्लाई का 3 एक मेजर कंडीशंस है, क्राइटेरिया, सिनेरियोज है। कमिंग टू सप्लाई मूवमेंट गोइंग टू इनवर्ड सप्लाई, जहां मैं माल मंगवा रहा हूं। सो प्रोक्योरमेंट्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि अगर मैं आपसे माल मंगवा रहा हूं और आप रजिस्टर्ड हो तो चांसेस है कि आप ही ई वे बिल बनाओगे, तो उसमें मुझे नहीं बनाना। बट अगर मैं कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी से माल मंगवा रहा हूं तो इट बिकम्स माय लायबिलिटी टू इशू अ ई वे बिल। सेकंड, जब मैं माल इंपोर्ट कर रहा हूं तो मेरा माल इंपोर्ट हो गया, कस्टम हाउस में पड़ा हुआ है,
अब मुझे वहां से निकालना है और अपने ऑफिस में मंगवाना है, तो सर इसको तो और कोई बना के देगा नहीं. आई ओनली हैव टू इश्यू ई वे बिल, राइट? सो आई हैव कैटेगराइज इट सेपरेटली. कमिंग टू थर्ड कॉलम, व्हाट इट सेज, मूवमेंट ओइंग टू अदर देन सप्लाई. एक सेकेंड, हमने अभी सेकेंड कॉलम में बात किया सप्लाई आउटवर्ड इनवर्ड. ओके, परफेक्ट. अब मैं बात कर रहा हूं कि सिनेरियोज जहां सप्लाई नहीं है पर मूवमेंट है. जहां सप्लाई नहीं है पर मूवमेंट है. I've listed down 13 examples. Sales return is not a supply. Job work is not a supply. मतलब जॉब वर्कर के लिए सप्लाई है, पर मैं जो माल भेज रहा हूँ वापस आएगा, इट इज नॉट अ सप्लाई, राइट? रिपेयर करवा रहा हूँ, डेमो देने के लिए माल भेज रहा हूँ. लाइन सेल्स, दैट इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी ऑल टुगेदर. सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस, मैंने 10 लाख पीस भिजवाया, आपको 8 लाख पसंद आया, 2 लाख आपने वापस कर दिया, और ये हमारा एग्रीमेंट हुआ हुआ था, तो इट इज नॉट सप्लाई येट. सैंपल हो गया टूल्स, जिग्स, डाइस, जिसके ऊपर जॉब वर्कर कैपिटल गुड्स में जिसमें माल बनाता है. गिफ्ट, ऑक्शन, स्टॉक ट्रांसफर टू अनरजिस्टर्ड ब्रांच. दिस ऑल दिस इज नॉट अ सप्लाई, बट any movement going to all these things is liable for e-way bill, is liable for e-way bill, right? Okay, so what is an e-way bill? What exactly is an e-way bill? Let's see. A document required to be carried by a person in charge, in charge of the conveyance, person transforming the goods, carrying any consignment of goods of value exceeding 50,000. सो मुझे डॉक्यूमेंट कैरी करनी है, कौन कौन कैरी करेगा? जो इंचार्ज है, किसका? उस कन्वेंस का जिसमें माल जा रहा है, जिसमें कंसाइनमेंट जा रहा है, ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 50,000. ठीक है, वैल्यू कितना होगा, क्या होगा, विल डिस्कस, राइट? ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 50,000. द ई-वे बिल, वो जो डॉक्यूमेंट होगा ई-वे बिल, वो क्या कंटेन करेगा? कंटेन्स डिटेल्स ऑफ सेलर, रिसीवर, ट्रांसपोर्टर. इफ सेलर इज नॉट द ट्रांसपोर्टर, अगर मैं माल भेज रहा हूं तो ठीक है, तब तो मेरा डिटेल्स चला गया. बट इफ आई हैव हायर्ड अ ट्रांसपोर्टर कि भैया ये माल पकड़ो, जाके मेरे रिसिपिएंट को दे आओ, सो सेलर, रिसिपिएंट एंड ट्रांसपोर्टर, इन तीन का डिटेल्स जाएगा. It excludes, now I am talking about value, it excludes the value of exempt supply of goods where both taxable and exempt supplies are built together, but includes IGST, CGST, SGST. मैं क्या बोल रहा हूँ? For example, मैंने आपको माल ट्रांसपोर्ट कराया 10 ठो मोबला का पेन, एक पेन 50,000 रुपए. संग में मैंने आपको कोई एग्जेम्प्टेड गुड भी भेजा. आई एम ऑल्सो सप्लाइंग यू एन एग्जेम्प्ट गुड. सो उस कार्टून में टोटल 6 लाख का माल है, 5 लाख का मोबला का पेन प्लस 1 लाख का एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट, 6 लाख रुपए. 5 लाख पे 18% के हिसाब से जीएसटी 90,000 रुपए हो गए, तो उस इनवॉइस की वैल्यू हो गई 6,90,000. 5 लाख प्लस 90,000 जीएसटी एंड 1 लाख एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट. फ्रेंड्स, 6,90,000 रुपए जो कंसाइनमेंट जा रहा है, उसकी फॉर द पर्पस टू वेरीफाई जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, व्हाट would be the value? We will take 5,90,000. We are not taking the value of exempted product. We are not taking the value of, we are considering the amount of taxes, right? Because उस consignment का value कितना है? उस consignment का value है 5 लाख प्लस 90,000. क्योंकि exempted product में जीएसटी लगता ही नहीं है, तो ई-वे बिल की प्रोविजन उसमें एप्लीकेबल है ही नहीं. सो 50,000 तक कोई दिक्कत नहीं है. एक्सीडिंग 50,000 है, 50,001 में भी जीएसटी लगेगा. 50,000 तक कोई दिक्कत नहीं है. ओके,
परफेक्ट, आगे बढ़े. So e-waybill has to be generated movement of goods starting from 1st April 18 or even earlier period if states have implemented. So friends, February 2018 से it was कि e-waybill आएगा आएगा आ गया, फिर वो बैक करना पड़ा because of some technical issues, फिर it is a mandate from 1st April 2018 से. But बहुत सारे स्टेट में it was optional, बहुत सारे स्टेट में it was mandatory. सो 1st अप्रैल से ऑल ओवर इंडिया इट इज एप्लीकेबल, बट कुछ कुछ स्टेट्स में उन्होंने पहले से ही एप्लीकेबल कर दिया था, राइट. सो अकॉर्डिंगली जीएसटी वाज एप्लीकेबल. फ्रेंड्स, दिस पॉइंट वाज रियली इंपॉर्टेंट टू डिस्कस बिकॉज टुडे इफ वी आर कंडक्टिंग और स्टार्टिंग जीएसटी ऑडिट, लास्ट ईयर 17-18 में जीएसटी ऑडिट करते वक्त ई-वेबिल वाज नॉट अ फैक्टर फॉर अस, but today if we are doing if we are doing a GST audit, we have to keep our mind open कि ट्रांजेक्शन है जहां ई-वेबिल अट्रैक्ट हो रहा है, तो आई हैव टू गो एंड चेक व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ई-वेबिल, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ई-वेबिल. ये ऑडिटर को चेक करना मैंडेट है, राइट. ओके, सो हु कैन जनरेट ई-वेबिल? सप्लायर या कंसाइनर जो माल भेज रहा है, रिसिपेंट या कंसाइनी जो माल रिसीव कर रहा है, इंपोर्टर जो इंपोर्ट कर रहा है, प्रिंसिपल जो अपने एजेंट को माल भेज रहा है, रजिस्टर्ड जॉब वर्कर जो अपने प्रेमाइसिस से डायरेक्ट सप्लाई कर दे रहा है, ट्रांसपोर्टर अगर सप्लायर या रिसिपेंट ई-वेबिल नहीं बनाता है तो ट्रांसपोर्टर ही कर सकता है, ई-वेबिल बना सकता है. ई कॉमर्स ऑपरेटर डेफिनेटली यस, जिसके थ्रू अपने पोर्टल के थ्रू अपने माल बिक्री करते हैं. कोरियर एजेंसी, आपने कोरियर एजेंसी को माल दे दिया, भाई तुम कोरियर कर दो, तो उसका ड्यूटी बनता है कि वो ई-वेबिल बनाए. एंड ऑल्सो अनरजिस्टर्ड पर्सन और सिटीजन, राइट. कुछ कुछ कंडीशंस में जो आदमी अनरजिस्टर्ड है वो भी ई-वेबिल बना सकता है, राइट. विल डिस्कस. सो आई हैव गिवन यू ब्रीफ अभी तक. नाउ लेट्स टच फर्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हमें याद रखने ही पड़ेंगे, एंड देन आई विल टेक यू विद द फ्लो ऑफ द लॉ. मैं I will present today in a very different way. So that is important because what was communicated to us is कि ई-वेबिल सबको पता है बट किसी का बहुत कुछ नहीं पता है. It means it is only known जितना दरकार है, तो ऐसा नहीं चलेगा, सर सब्जेक्ट है. So we have to know in totality. So I will ensure that we discuss almost all the provisions including explanations, proviso, everything, right? So let's continue. So rule 138 sub rule 1 क्या बात करता है? Every registered person who causes the movement of goods of consignment value exceeding 50,000 rupees. सर रुक जाइए. Every registered person who causes the movement of the goods of consignment, जो registered आदमी movement का जिम्मेदार है, the person because of whom, the registered person because of whom goods में movement हो रही है, is responsible for generating e-waybill. Every registered person who causes the movement of goods of consignment value exceeding 50,000 rupees. In relation to supply we discussed, for reason other than supply we discussed, inward supply from unregistered party we discuss. Shall furnish information relating to the said goods in part A. E-waybill में दो पार्ट होती है, हमने डिस्कस कर लिया. E-waybill part A, part B. So part A of the form EWB01, and the waybill is to be generated before the commencement of the movement. So general clause में लिख दिया कि E-waybill कब बनाना है? Before the commencement of the movement. Before the commencement of the movement. Friends, ई-वेबिल अगर आप देखो तो पार्ट ए में सब कुछ आ जाएगा. कंसाइनर डिटेल्स, कंसाइनी डिटेल्स, जीएसटी नंबर, एड्रेस, रेट ऑफ गुड्स, एचएसएन ऑफ गुड्स, एवरीथिंग. बट जब तक आप पार्ट बी नहीं भरोगे आपका ई-वेबिल नंबर ही जनरेट नहीं होगा. जब तक आपका ई-वेबिल नंबर जो मेन नंबर है वही जनरेट नहीं हुआ, आपका ई-वेबिल एक्चुअल में जनरेट ही नहीं हुआ.
So only filing of part A won't solve the purpose except in 2 scenarios we will discuss. सिर्फ 2 सिनेरियो छोड़ के पार्ट ए का कोई रेलिवेंस ही नहीं है. पार्ट बी इज अ मैंडेट. सो पार्ट ए में सब डिटेल्स चला गया. व्हाट इज पार्ट बी? पार्ट बी कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ ट्रांसपोर्टर. द डिटेल्स ऑफ ट्रांसपोर्टर. हमने टैक्स इनवॉइस क्लास में और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है तो उसको मैंडेटरी यूनिक नंबर EWB01 भर के लेना पड़ता है. सो फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड, आज के दिन में पार्ट बी दैट इज ट्रांसपोर्टर नंबर और उसका जो यूनिक नंबर है आइदर ऑफ द टू, अगर वो अनरजिस्टर्ड है वो भरना मैंडेट है. वो भरने के बाद, वो व्हीकल नंबर देने के बाद आपका पार्ट बी कंप्लीट होगा और ई वे बिल जनरेट होगा. राइट? स्लाइड के राइट हैंड साइड में लिखा हुआ कंसाइनमेंट वैल्यू विच वी ऑलरेडी डिस्कस, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन. ओके, सो कंसाइनमेंट वैल्यू लेस देन 50,000 इंटरस्टेट ट्रांसफर. फ्रेंड्स स्लाइड नहीं देखते हैं, स्लाइड नहीं देखते हैं. मुझे आप बताओ, जैसे बंगाल में मैं बोलता हूं कि 1 लाख के ऊपर अगर गुड्स बंगाल टू बंगाल जाता है तो ई वे बिल लगेगा. 50,000 के ऊपर अगर बंगाल टू बिहार जाता है तो ई वे बिल लगेगा. स्लाइड के हेडिंग में लिखा हुआ है कंसाइनमेंट वैल्यू लेस देन 50,000 इंटरस्टेट बंगाल टू बिहार. क्या ई वे बिल लगेगा? लगना चाहिए. इन जनरल क्लॉज, इन जनरल क्लॉज क्या लगना चाहिए? अगर 50,000 के नीचे है तब तो लगना नहीं चाहिए. सो माई डेफिनेशन सेट कि एक्सीडिंग 50,000, इट इज नॉट एक्सीडिंग 50,000. तो इन्होंने दो स्पेसिफिक एग्जम्पशन दिए हैं. उल्टा है, इन्होंने 2 जगह स्पेसिफिक बोला है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, अगर इंटरस्टेट है ट्रांजैक्शन, अगर इंटरस्टेट मूवमेंट है तो मुझे ई वे बिल चाहिए. वो 2 क्या है? प्रिंसिपल एंड जॉब वर्कर इन 2 डिफरेंट स्टेट्स. प्रिंसिपल एंड जॉब वर्कर इन 2 डिफरेंट स्टेट्स, तो आपकी मूवमेंट में मुझे ई वे बिल मैंडेट है. फ्रेंड्स वाजिब भी है. एक बंगाल है वो अलग स्टेट गवर्नमेंट के टेरिटरी में आता है, और एक बिहार है वो अलग स्टेट गवर्नमेंट के टेरिटरी पे आता है. कोई भी खुदा ना खास्ता कोई भी लूपहोल रहता है, सो बंगाल गवर्नमेंट को जो कलेक्शन होता वो कलेक्शन नहीं होके कुछ भी बिहार से हो जाएगा. सो टू इंश्योर दैट जो प्रिंसिपल जॉब वर्कर को माल भेजता है और दोनों अलग अलग स्टेट में है, सो जनरली इट इज डीम्ड कि आपको ई वे बिल लगाना पड़ेगा डिस्पाइट आपकी वैल्यू 50,000 के नीचे हो. डिस्पाइट आपकी 50,000 की वैल्यू नीचे हो. फॉर हैंडीक्राफ्ट गुड्स, फॉर हैंडीक्राफ्ट गुड्स transported from one state to another by person exempt from registration. So section 23, I deal in a 100% exempted product. Now I am transferring something from one state to another state. It's a handicraft good and I am not registered. I am liable to issue e-way bill. Friends, a point where unregistered person might also have to issue a e-way bill. An unregistered person might also have to issue a ई-वे बिल एंड अदर्स नॉट रिक्वायर्ड. इन लोगों को छोड़ के कुछ भी होता है 50,000 के नीचे वैल्यू है तो आपको ई-वे बिल बनाने की कोई दरकार नहीं है. ओके, हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैज बीन डिफाइंड बाय नोटिफिकेशन 32/17 सेंट्रल टैक्स, जो 22 तो प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है. द प्रोडक्ट्स मेंशन बिलो व्हेन made by craftsmen predominantly by hand, even though some machinery may also be used. ये 22 के 22 commodity or product is as per notification 32/17 is a handicraft goods, right? Okay, so again I am repeating, principal job worker कोई भी सप्लाई करता है, कोई कुछ भी सप्लाई करता है 50,000 के नीचे करता है तो भी मेरा ई वे बिल बनाया जाएगा मैंडेटरीली. सेकेंड, अगर मैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स शिफ्ट करता हूँ, ट्रांसपोर्ट करता हूँ, if I am unregistered person and if I am transporting any of these 22 items, then yes,
आई एम रिक्वायर्ड टू जनरेट अ ई-वे बिल. ओके, सो अब बहुत इंटरेस्टिंग है कि कहाँ ई-वे बिल नहीं बनेगा, कहाँ ई-वे बिल नहीं बनेगा. फ्रेंड्स, ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कनेक्ट करना चाहो तो हर चीज के पीछे लॉजिक भी है कि हाँ, इसमें ई-वे बिल नहीं बनना कोई रीजन. ओके, सो नंबर 1 है स्पेसिफाइड गुड्स इन एनेक्जल, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. 8 गुड्स है, 8 लिस्ट ऑफ गुड्स है, जिसमें स्पेसिफिकली बोल दिया कि आप ई-वे बिल बनाने का कोई दरकार नहीं है. राइट, वी विल सी. सेकेंड, ट्रांसपोर्ट बाय अ नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस. फ्रेंड्स, ये माना गया कि क्योंकि मैं आपको माल भेज रहा हूं तो आप बहुत दूर अगर होगे तो आज के दिन में मैं आपको नॉन मोटराइज्ड व्हीकल से माल नहीं भेज पाऊंगा. सो हमारे यहाँ पर एक एरिया है बड़ा बाजार. सो लेट्स से वहीं पर अपने बहुत सारे वेंडर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे शॉपकीपर्स बैठे हुए हैं. तो मुझे माल भेजना है और एक शॉपकीपर को जो जो बगल वाले गली में बैठा हुआ है. तो मुझे दरकार नहीं है कि मैं किसी को बुलाऊं. वो हमारा वो वी से अ पर्सन जो माथा पे सामान वो बकेट लेके आएगा, सामान रख के ले जाएगा. तो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल और बुलक कार्ट और हाथ रिक्शा जो हम लोग बोलते हैं. सो ऑन अ लाइटर नोट फ्रेंड्स, जब ई-वे बिल आया था तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में पंजाब हरियाणा में बड़े बड़े फोटोज थे कि बुलक कार्ट में उन्होंने भर के सामान ले जा रहे वापस. सो बैक टू द प्रीवियस एरा की we don't want to comply with this e-way provision, and we are transporting in a non-motorized conveyance, right? So if you are transporting by a non-motorized conveyance, whatever you're transporting, it is not required to issue a e-way bill. Okay, transport of goods from custom, airport, air cargo and land custom station to an inland container, मतलब custom में port to port, e-way bill not required. In respect of movement of goods such as areas are notified under 13014. So अगर UTGST आपको और SGST आपको स्पेसिफिकली बोल दे कि इस स्टेट में अगर इस एरिया से इस एरिया करता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें ये बिल दरकार नहीं है. Where the goods being transported are specified in schedule appended to the notification 2/17 other than D oil cake. It means जो exempted है, अगर आप exempted goods को मूवमेंट कर रहे हो तो उसकी मुझे ई-वे बिल दरकार नहीं है, बिकॉज मैं ई-वे बिल ला किस ले रहा हूँ. फ्रेंड्स, लेट्स गो टू द जनरल मीनिंग ऑफ ई-वे बिल. ई-वे बिल इज समथिंग, जुलाई 17 में जीएसटी आ गया था एंड गवर्नमेंट नाउ वांट टू हैव अ ऑडिट ट्रेल कि भैया आपने मुझे बोला कि मैंने उससे माल रिसीव किया है, बिल रिसीव किया है जिसका हम क्रेडिट ले रहे हैं. सो द गवर्नमेंट रियली वांट टू नोस कि वो जो आपने माल मूवमेंट हुआ था, वो बिल आपके पास आया था, वो फैक्ट है या नहीं. अगर वो फैक्ट है तभी यू आर एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट, राइट. सो गवर्नमेंट ऑलवेज वांट टू हैव अ ऑडिट ट्रेल ऑफ आईटीसी एंड ऑफ ऑल द आउटवर्ड सप्लाई व्हिच यू आर कोटिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका क्रेडिट ले रहा होगा. इसीलिए टू क्रिएट एन ऑडिट ट्रेल, ई-वे बिल came into existence. Now creating an e-way bill for exempted product is of no use, because क्योंकि वो exempted है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना ही नहीं है, तो वापस ई-वे बिल उसका बनाओगे तो कोई सेंस नहीं बनता. सो खाली इसमें एक ही चीज उन्होंने हटा दिया, डी ऑयल केक, उस पे ई-वे बिल बनाना है. ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बल ऑयल, ये 6 चीजों पे भी ई-वे बिल नहीं बनेगा. फ्रेंड्स, माइंडेड alcoholic liquor for human consumption में ई-वे बिल नहीं बनेगा. Huge alcohol is consumed in chemical factories or various manufacturing units, उन सब पे ई-वे बिल लगेगा. Huge petroleum products which are taxable to GST, जो बहुत सारे फैक्ट्रीज में लगता है, उसमें ई-वे बिल बनेगा. So right, don't get confused. Specifically ये 6 चीजों पे ई-वे बिल नहीं बनेगा. Okay. Transport of Schedule 3 items, goods which are neither supply of goods nor supply of service, तो service छोड़ दीजिए, which are neither supply of goods as mentioned in Schedule 3 of supply definition, उसके में भी ई-वे बिल नहीं बनेगा, right? And where the goods are being transported under custom supervision, bond or seal, तो अगर कस्टम
अपने सुपरविजन में, बॉन्ड में या सील में कोई चीज कन्फिस्केट करता है और उसकी मूवमेंट करा रहा है, तो डेफिनेटली उस पर भी ई वे बिल नहीं बनना चाहिए. When the goods being transported under transit cargo, so due to the geographical location of Bhutan and Nepal, it could be कि नेपाल का कोई गाड़ी इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में घुसा, पर वो रुका नहीं, वो जा रहा है और वो भूटान घुस जा रहा है, या वो नेपाल का कोई और पार्ट जा रहा है, या वो कहीं और जा रहा है, जहां वो खाली इंडिया में आया ओनली फॉर ट्रांजिट फेज, वो खाली आया और घुस गया, तो उस केस में ई वे बिल नहीं लगेगा. इज अ ट्रांजिट कार्गो, राइट. वो हमारे इंडिया में कोई भी टैक्स हमें उसका कलेक्ट नहीं करना है, वो घुसा, ट्रैवल करते करते इंडिया में घुसा, ट्रैवल करते करते निकल गया. सो इसमें हमारा कोई भी ई वे बिल या जीएसटी का एप्लीकेशन नहीं है. स्पेसिफाइड सप्लायर्स जो गवर्नमेंट नोटिफाई किए हैं, लाइक कैंटीन, सीएसडी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मूवमेंट कॉज बाय डिफेंस, अगर डिफेंस कोई मूवमेंट करता है तो ई वे बिल नहीं बनेगा. फ्रेंड्स, डिफेंस मूवमेंट कॉज करता है, ई वे बिल नहीं बनेगा. क्यों? डिफेंस अगर कोई मूवमेंट कॉज करता है तो उसका ई वे बिल क्यों नहीं बना रहे? फॉर वेरी बेसिक रीजन फ्रेंड्स, सिक्योरिटी पर्पस. एग्जैक्टली. सो एग्जैक्टली, तो सिक्योरिटी पर्पस. आज डिफेंस कोई मूवमेंट करा तो मैं उससे हिसाब नहीं मांग सकता, बिकॉज दैट विल बी हल्ला कि बॉस मैं इतनी राइफल्स को उठा के यहाँ से वहां ले जा रहा हूँ, राइट. तो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल. वेयर द कंसाइनर ऑफ द गुड्स इज द खुद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो कोई मूवमेंट भेज रहा है, कोई मूवमेंट करवा रहा है, तो फिर ई वे बिल नहीं लगेगा. ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स, कार्गो कंटेनर्स भर के गए माल ले जाने के लिए, माल लेके गए, ई वे बिल बन गया, अब वो खाली कंटेनर्स वापस आ रहे हैं, ई वे बिल दरकार नहीं है. ओके. अगर मैं सामान ले जाता हूं वेइंग मशीन में जो 20 किलोमीटर दूर है और वापस ला रहा हूं, तो उसमें भी ई वे बिल नहीं बनेगा. फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम गिविंग यू वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल. बंगाल में एक जगह है, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग, हम 5 साल पहले गए थे ऑडिट करने के लिए. सो फैक्ट्री से थोड़ा दूर पे एक अलग सा वेइंग मशीन का वो यूनिट था, तो वो खाली गाड़ी आती थी, उसमें अपना वजन करवाती थी, वो गाड़ी का नंबर और वजन उसमें नोट होता था. वो सामान, वो गाड़ी जाता था, उसमें जूट, रॉ जूट लोड होता था, फिर वो गाड़ी वापस उस यूनिट पे जाती थी, अपना वजन करवाता था, तो उन दोनों वेट को माइनस करते थे, and that is the weight of the jute which is getting transported, right. So ये जो वेइंग ब्रिज होता है जिसमें लोग वजन करवाते हैं, अगर वो अपने आपके फैक्ट्री से 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है, तो आपको ये माल जो आप भिजवा रहे हो वे कराने के लिए, इसकी ई वे बिल बनाने की कोई दरकार नहीं है, राइट. एंड लास्ट, एम्प्टी सिलेंडर्स फॉर पैकिंग फिलिंग ऑफ एलपीजी, इसकी भी ई वे बिल नहीं बनती है, right. So this were the points जहां पर ई वे बिल नहीं बनती है. Don't forget that we have left out the first point, that is annexure containing 8 items जिसमें ई वे बिल नहीं बनेगी. So what are the 8 items? LPG, kerosene oil, postal baggage, पोस्ट ऑफिस से कुछ जा रहा है, pearl stones and precious metals. Why friends? पर्ल स्टोन्स एंड प्रीशियस मेटल्स का आप ई वे बिल क्यों नहीं बना रहे हो? एग्जैक्टली. अगर मैं हल्ला कर दूं और गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट, राइट, बहुत सारे लोग होंगे वहां पर, सो अगर मैं हल्ला करना चालू कर दूं कि आई हैव रेज्ड अ ई वे बिल, आई एम कैरिंग इन अ सूटकेस ऑफ 5 करोड़ रुपीज डायमंड्स, तो इट विल बी अगेन, राइट, मेरे पर लाइबिलिटी आ जाएगी कि मैंने सबको हल्ला कर दिया, अब मैं लेके जा रहा हूँ. सो ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड. करेंसी अगर मैं मूव कर रहा हूँ, ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड. ज्वेलरी नॉट रिक्वायर्ड. यूज्ड पर्सनल हाउस होल्ड इफेक्ट्स नॉट रिक्वायर्ड. मैं अपना आईपैड, मैं अपना मैक प्रो, मैं अपना सर्फेस प्रो
2 लाख के सामान हो गए सर, मोबला का पेन 50,000 क्या हो गया, 3 लाख का सामान बैग में घुसाया और लेके चल दिया, 50,000 के ऊपर है सर, आप तो ईमेल बनाइए। तो सर ये तो मेरी ऑफिस की सामान है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ सर्विस देने के लिए। नहीं नहीं सर, ईमेल बनाइए। सर ईमेल नॉट रिक्वायर्ड, यूज पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट्स। तो यूज प्रोडक्ट है सर, पर्सनल मेरा है, नहीं नहीं दरकार है आपको ईमेल बनाने का। एंड लास्ट इज कोरल, जो समुद्र में पाया जाता है। सो कोरल का भी आपको ईमेल दरकार नहीं है बनाने का। ओके, सो नाउ कमिंग टू द थ्रेशोल्ड लिमिट्स। फ्रेंड्स अगेन विद अ डिस्क्लेमर, ये मैं बात कर रहा हूं इंट्रा स्टेट सप्लाई के बारे में। तो एज ऑन डेट बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली, बिहार, ये 4 स्टेट में खाली है कि अगर 1 लाख के ऊपर माल भेजोगे बंगाल टू बंगाल, तमिलनाडु टू तमिलनाडु, दिल्ली टू दिल्ली, बिहार टू बिहार, अगर ये चारों स्टेट में इंट्रा स्टेट ही मूवमेंट हो रही है, 1 लाख के ऊपर है, तभी ईवीएम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बाद बाकी सारे स्टेट में, बाद बाकी सारे स्टेट में 50,000 की लिमिट है। बाद बाकी सारी स्टेट में अगर इंट्रा मूवमेंट बोले तो 50,000 की लिमिट है, और इंटर स्टेट 50,000 की लिमिट है। एंड इसके बाद स्टेट वाइज जो भी कंडीशंस है या नॉर्म्स है, दैट इज टू बी फॉलो। ओके, सो वैलिडिटी ऑफ द ई वे बिल। फ्रेंड्स, अप टू 100 किलोमीटर्स अगर आपका माल मूवमेंट हो रहा है, सो 1 डे 100 किलोमीटर तक आपको एक दिन में पूरा करना है, राइट। सो ई वे बिल अगर आज बना, आज हो रहा है 6:53, 14 तारीख, मैं बंगाल से एक डेस्टिनेशन का पिन कोड डालता हूँ जो 80 किलोमीटर दूर के दूरी पे है। सो माई ईवेबल पार्ट भी मैंने आज जनरेट कर दिया, ईवेबल की वैलिडिटी आज चालू हो गई। कब तक? 1 डे। दिस 1 डे एक्सपायर्स व्हेन? टुमारो मिडनाइट। तो 15 तारीख को रात को 12 बजे तक वैलिड रहेगी, राइट। तो अप टू 100 किलोमीटर्स 1 डे, फॉर एवरी 100 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ एडिशनल 1 डे। सो अगर मैं 102 किलोमीटर कर दूं तो मुझे 2 दिन मिल जाती है, राइट। 2 सिनेरियो इसमें है, और वन इज अगर मैं ओवर डायमेंशनल कार्गो ले रहा हूं। ओवर डायमेंशनल कार्गो मतलब उस कार्गो को मैं तोड़ नहीं सकता, मोड़ नहीं सकता, मुझे उसको लेके जाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि वो मेरे गाड़ी के साइज से भी बड़ा साइज हो, राइट। आप अगर ट्रेन में देखते होंगे या ट्रक में देखते होंगे कि ट्रक इज 16 मील, बट सामान इतना बड़ा होता है कि वो लोग कैसे तैसे उसको बांधते हैं एंड लेके जाते हैं। इट्स ओवर डायमेंशनल कार्गो, जो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट में यूजुअली लगता है। सो दैट ओवर डायमेंशनल कार्गो जब जाता है, जब ट्रैवल होती है, जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, जब उसका मूवमेंट करते हैं हम लोग, तो बहुत केयरफुल किस्म करना पड़ता है, इसलिए स्पीड कम करनी पड़ती होगी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जहां आप ये ओवर डायमेंशनल कार्गो ले जा रहे हो, तो 100 किलोमीटर वाली जो लिमिट है उसको 20 किलोमीटर कर दो, 1/5। एंड 1/5, तो आप समझ लो, अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो टच कर रहे हो तो आपकी वैलिडिटी, अगर अगर 100 किलोमीटर है तो आपको 5 दिन मिल जाएगी, तो आपकी वैलिडिटी ऑफ ईवी विल बी 5 डेज। सेकेंड इज मल्टी मॉडल। व्हाट इट इज, यू सेड मी ऑलरेडी। मल्टी मॉडल इज जहां एक से बेसी मोड हो। बट अगर आप पॉइंट नंबर 3 की वैलिडिटी पूरे वाले कॉलम को पढ़ो, सो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप। फ्रेंड्स, व्हाट डू यू थिंक, एक वेसल जब फुल स्पीड में मतलब एक जब वो नॉर्मल मूव करता है पानी में, तो उसकी स्पीड क्या होती होगी? एक वेसल जब पानी में चलता है तो उसकी स्पीड क्या होती होगी? मुझे बताया गया था कि उसकी नॉर्मल स्पीड, अगर हम लोग एकदम फुल स्पीड में साइकिल चलाए तो उतनी होती होगी प्रैक्टिकली। मुझे वो ये पैरामीटर्स नहीं पता प्रैक्टिकली। सो इट इज वेरी स्लो, it is very slow. A vessel moves slowly, covers the distance slowly. So अगर आपका मल्टी मॉडल में एक लेग भी वेसल है, या फिर आप ओवर डायमेंशनल कार्गो में डील कर रहे हैं, इन दो केस में आपकी ईवीएबल की वैलिडिटी विल बी 1 डे फॉर एवरी 20 किलोमीटर्स। 1 डे फॉर एवरी 20 किलोमीटर्स, राइट। तो 22 किलोमीटर हुआ तो 2 दिन, राइट। 42 किलोमीटर हुआ तो 3 दिन।
So I have made my point. So inspection of goods in movement. So this is the section the GST law. That's it. CGST एक्ट में सिर्फ ये 68 123 सेक्शन है और कुछ बात ही नहीं कर रहे ई वे बिल के बारे में. ई वे बिल के बारे में सारी की सारी बात रूल 138 में हो रही है. राइट. सो क्या बोला गया देखते हैं. 68 सब सेक्शन 1. कैरी ई वे बिल. द गवर्नमेंट में रिक्वायर द पर्सन इन चार्ज, जो पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस है, कि वो एक कैरी करे of a conveyance carrying consignment of goods of 50,000 to carry with him such documents and such devices as may be prescribed. Friends, यहाँ devices के बारे में बात किया गया है. यहाँ devices के बारे में बात किया गया है. तो devices is RFID machine. RFID machine. Valuation of e-way bill. The details of the documents required to be carried under subsection 1 shall be validated in such manner as may be prescribed. And 3 is inspection of the conveyance, production of documents, devices of for verification. जो भी करना पड़े उसको कैरी करना पड़ेगा as with the rules and forms prescribed. Right? Okay. Sir, do I need to show GST returns? Okay. So to move further, अभी आगे स्लाइड में भागने के पहले एक बार रुकते हैं. Friend, please understand, e-way bill is only connected and bothered to movement of goods. Levy of GST is connected to supply of goods. जो भी आप GST रिटर्न्स में अपलोड करते हो वो सप्लाई के बारे में अपलोड करते हो, वो आपके टैक्स इनवॉइसेस के बारे में अपलोड होता है, आपके ITC के बारे में अपलोड होता है. ई-वे बिल से खाली मूवमेंट डिटरमाइन चेक हो सकता है. दिस माइट बी अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. दिस माइट बी अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो आपके एग्जांपल में जो आप गाड़ी भेज रहे हो इसकी ई-वे बिल बन जाएगी डिलीवरी चालान के ऊपर में, पर ये आपका रिटर्न में कहीं पर भी नहीं जाएगा बिकॉज यू आर नॉट सप्लाइंग इट. इसलिए आई मेंशन अर्लियर, ई-वे बिल सप्लाई के लिए भी बन सकता है, अदर देन सप्लाई के लिए भी बन सकता है. राइट. तो आई बिलीव आई एम क्लियर. फ्रेंड्स, come along with me. There is a slide also of reconciliations and we'll talk deliberately on that. So there I will connect more properly on this return versus e-way bill. Right. Okay. अब फटाफट करते हैं. ई-वे बिल रूल्स के बाद सेक्शन 68 बात कर लिए, अब रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो 138 A B C D E. ओके. 138 EWB बात करता है जनरेशन बिफोर द मूवमेंट. ए बात करता है डॉक्यूमेंट्स टू कैरी, जो करना है पर्सन इन चार्ज ऑफ द व्हीकल को. बी बात करता है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंस. सी बात करता है इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स समरी रिपोर्ट, जो अपने बात की थी 24 घंटा के अंदर या 3 दिन के अंदर. डी बात करता है अपलोड इन्फो ऑफ व्हीकल इन डिटेंशन मोर देन 30 मिनट्स. अगर 30 मिनट्स के ऊपर कोई भी कारण से आपको ऑफिसर हैरेस कर रहा है, आपका गाड़ी खराब हो गया, आप EWB 404 भर दीजिए, अपलोड कर दीजिए. एंड ई बात करता है ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल. ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल. राइट. ओके. सो फ्रेंड्स, ये मैं पूरी रूल 138 पूरी की पूरी यहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट में क्रिस्प शॉर्ट प्रेजेंट करने का कोशिश किया हूँ. Each subsection with explanation with proviso is written. So I will show you all and discuss the most important and relevant things, right? So that we are not stuck into the irrelevant matters. So 138 बात किया कि आपको commencement of the movement के पहले e-way bill generate करना है. Whenever I use word कि e-way bill generate करना है, does it means only part A generate करना है या does it also means कि part B भी generate करना है? जहां पर मैं बात कर रहा हूं कि जनरेशन ऑफ ई-वे बिल इज अ मैंडेट, डज इट मीन कि खाली पार्ट ए जनरेट करके दे दीजिए या पार्ट बी भी जनरेट करना मैंडेट है?
It's a mandate. Friends, why I'm repeating this again and again, various corporates have an impression कि भैया पार्ट ए तो जनरेट कर दिया, पार्ट भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है, हमको क्या पता, माल कोई भी जाएगा, मेरा सबऑर्डिनेट है, वो जब माल छोड़ेगा वो पब्लिक बस का नंबर लिख देगा उसमें, वो आपका लुकआउट, आप कैसे जनरेट करोगे, पार्ट भी जनरेट नहीं हुआ, ई-वे-बिल जनरेट नहीं हुआ, राइट? सो coming to the third proviso altogether, e-way-bill to be compulsorily generated irrespective of the consignment value in case of goods sent by the principal to job worker being interested either by principal or by registered job worker. So this we have already discussed in an earlier slide, just showing you that this is important. Fourth proviso also contains the same thing, right? So handicraft is also there in explanation 1. Okay, consignment value, what we discussed, is also there in explanation 2. Okay, part B is a mandate, it's already mentioned there. Okay, now please focus on the last two row. 138 subsection subrule 2 क्या बोलता है? E-way-bill to be compulsorily generated by filling in part B when goods are transported by road, irrespective of whether through own conveyance or a hired one or a public conveyance. 2A क्या बोलता है? Where goods are transported through railway, air, vessel, not road. Railway, air, vessel. Part B to be filled either before or after the commencement of the movement. इसका मतलब क्या है? commencement हो जाए, आप रेलवे में माल चढ़ा दो और पार्ट बी बाद में भर देना, पार्ट बी आप बाद में भर देना. फ्रेंड्स, आई विल डिस्कस दिस ऑन दिस पॉइंट 3 to 4 टाइम्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. इसमें क्लियरली लिखा हुआ है पार्ट बी बाद में भर देना. इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? पार्ट ए भरना पड़ेगा माल निकालने के पहले. इफ यू आर सेंडिंग समथिंग बाय रेलवे, एयर और वेसल, यू माइट नॉट नो द रेलवे नंबर, द फ्लाइट नंबर. आप पार्ट ए भर के निकाल दीजिए, आपका माल जब चढ़ जाएगा आप देख लीजिएगा और डाल दीजिएगा, पार्ट बी जनरेट कर दीजिएगा. अगर आप पार्ट बी नहीं भरते हो, रेलवे, एयर, वेसल आपको माल हैंड ओवर ही नहीं करेगा. सो पार्ट बी इज अ मैंडेट, राइट? एंड आई वांटेड टू हाईलाइट, कमेंसमेंट के बाद भी ई-वे-बिल जनरेट होता है, वो इस सिनेरियो में होता है, राइट? तो रूल 138 सब रूल 2 सब ए, ब्रांच ट्रांसफर में ई-वे-बिल इज रिक्वायर्ड विद इन द सेम सिटी ऑफ व्हिच इज वर्क ऑन. यस मैम, यस सर, ब्रांच ट्रांसफर ई-वे-बिल लगेगा अगर आप बंगाल, क्योंकि मुझे पता है बंगाल में हो तो 1 लाख के ऊपर क्रॉस कर रहा है तो यस लगेगा, राइट? ओके, नेक्स्ट इज प्रोवाइजो जो हमने बात किया, रेलवे इज नॉट टू डिलीवर, रेलवे डिलीवरी नहीं करेगा आपको अगर आप ई-वे-बिल प्रोड्यूस नहीं करते हो. दैट इज कंप्लीट ई-वे-बिल, पार्ट ए पार्ट बी बोथ जनरेटेड. ओके, सो अगर आपका 50,000 के नीचे हो तब भी आप चाहो तो वॉलंटरली ई-वे-बिल आप जनरेट कर सकते हो. अगर आप second proviso, e-way-bill may be generated even in case of unregistered person causing movement. Either such unregistered person or transporter may generate the e-way-bill. I wanted to highlight. Okay. Part B, third proviso. Part B not required in case of distance up to 50 kilometers intrastate movements from consigner place to transporter place. Friends, important. मेरे पास 1 लाख का माल पड़ा हुआ है. आई रिपीट, बंगाल में 1 लाख का लिमिट है, मेरे पास 1,50,000 का माल पड़ा हुआ है. मैं अपने ऑफिस से ट्रांसपोर्टर के गोदाउन में माल भिजवाता हूं.
क्या ई वे बिल लगेगा? क्या ई वे बिल लगेगा? So if the distance is less than 50 kilometers, if the distance is less than 50 kilometers, I will send the goods after creating or filling part A of the e-way bill. I am not required or mandated to generate e-way bill by filling part B. फ्रेंड्स समझिए, 50 किलोमीटर दूरी ट्रांसपोर्टर का घर है, मैं अभी अपने गाड़ी से खाली उसके यहाँ माल भिजवा रहा हूँ, फिर उसको पार्ट भी तो चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो मेरे गाड़ी से, लेट्स से मुझे माल बिहार भेजना है तो बंगाल से बिहार मेरे गाड़ी में तो नहीं भेजेगा। मैं एक यहाँ पर लोकल ट्रक मंगवाता हूँ, उसमें माल चढ़वाता हूँ और बोलता हूँ जाओ भाई ट्रांसपोर्टर क्या दे आओ, तो बोलता है भैया कागज, तो मैं पार्ट है भरता हूँ, ये पकड़ो दे आओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत क्यों नहीं है? Because consignor is sending goods to transporter which the distance is less than 50 kilometers and it is in intrastate and it is in intrastate। तो आप प्रैक्टिकली इसको देखो क्या होगा, ट्रांसपोर्टर माल रिसीव करेगा, ई वे बिल पार्ट ए फील्ड रिसीव करेगा, वो देखिएगा कंसाइनर अभिषेक अग्रवाल बंगाल, कंसाइनी बिहार में एड्रेस दिया हुआ है, वो पार्ट बी में जिस गाड़ी के थ्रू, ट्रांसपोर्टर का गाड़ी के थ्रू जो वो माल भेज रहा होगा, वो पार्ट बी में वो गाड़ी का डिटेल्स डालेगा, पार्ट बी जनरेट हो जाएगा एंड ई वे बिल जनरेट हो गया, और एल्स वो पार्ट बी का डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कर देगा, मैं यहाँ पर डालूंगा, ई वे बिल का कॉपी उसको मेल कर दूंगा, राइट। सो अगर ये कंडीशन है जहां पर पार्ट बी में नहीं भरूं तो चलेगा, ओके। In case of unregistered person, movement deemed to be caused by the registered person, which we discuss again, explanation वापस दिया हुआ है। Friends, explanation 2 is really very important. If part B not filled, part B is transportation details, transporters detail. इंटरस्टेट हो तो मैम लगेगा, इंटरस्टेट हो तो बिल लगेगा, ई बिल लगेगा। आई एम वेरी स्पेसिफिक, 50 किलोमीटर के अंदर हो, इंट्रास्टेट हो, right? So whatever I am saying right now, I am saying you with the left column, section, proviso, third proviso, everything. This is really important, at least in case of e-way bill. आप मुझसे बात कर रहे हो, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कहाँ लिखा हुआ है, आप मुझसे बात कर रहे हो, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। So now I can say rule 138 sub rule 3 third proviso specifically says intrastate movement less than 50 kilometers, consignor transporter, तीनों कंडीशन, लेस देन 50 किलोमीटर्स, कंसाइनर ट्रांसपोर्टर एंड इंट्रास्टेट मूवमेंट, तभी पार्ट बी नहीं बढ़ना है, पार्ट ए बढ़ना पड़ेगा, राइट। कमिंग टू एक्सप्लेनेशन टू, व्हाट डज एक्सप्लेनेशन 2 सेज, कि अगर आप ट्रांसपोर्टर का डिटेल नहीं भरे हो, इफ पार्ट बी नॉट फिल्ड, देन इट इज नॉट अ वैलिड ई-वे बिल, जो मैंने बताया, देन इट इज नॉट अ वैलिड ई-वे बिल फॉर मूवमेंट, एक्सेप्ट दो छूट है, जो मैंने आपको पहले हिंट दी थी, दो छूट है, वो दो छूट क्या डिस्कस कर रहे हैं, दो छूट है, फॉर 50 किलोमीटर डिस्टेंस विद इन द स्टेट, वो दो छूट क्या है, कंसाइनर टू ट्रांसपोर्टर 50 किलोमीटर के अगर अंदर है, जो हम डिस्कस कर लिए, और एक क्या है, ट्रांसपोर्टर टू कंसाइनी 50 किलोमीटर के अंदर विद इन अ स्टेट। सो आई एम एक्सटेंडिंग माई स्टेटमेंट, कंसाइनर ट्रांसपोर्टर को माल भिजवा रहा है, 3 कंडीशन, 50 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, कंसाइनी होना चाहिए, और इंट्रास्टेट होना चाहिए। उल्टा, ट्रांसपोर्टर भिजवा रहा है कंसाइनी को, ट्रांसपोर्टर, ये वाला ट्रांसपोर्टर अपने बिहार ट्रांसपोर्टर को माल भिजवा दिया, अब बिहार ट्रांसपोर्टर कंसाइनी को माल भिजवा रहा है, सो ट्रांसपोर्टर कंसाइनी को भिजवा रहा है, 50 किलोमीटर के अंदर उन लोग दोनों का डिस्टेंस है, और इंट्रास्टेट है। तो ये दो कंडीशंस में हमारा जीएसटी का, ई-वे बिल का पार्ट बी इज नॉट अ मैंडेट। पार्ट बी अगर नहीं भी बनाओ तो हम ई-वे बिल हम वैलिड समझेंगे। अगर आप पार्ट बी नहीं भी बनाओगे
तो in this two particular conditions, we will presume that your e-waybill is a valid e-waybill, right? I guess I have made my point clear. Friends, now इन दो चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं कि मैंने अभिषेक अग्रवाल ने बोला कि ट्रांसपोर्टर साहब आप माल भिजवा दो औरंगाबाद महाराष्ट्र, आप माल भिजवा दो बंगाल से उठा के औरंगाबाद महाराष्ट्र। उसने बोला भाई मेरी रीच तो मुंबई तक है, एक और ट्रांसपोर्टर है वो पुणे का है, he will come to Mumbai, he will pick the goods and he will dispatch it to औरंगाबाद। मैं बोला मुझे नहीं पता, आप देख लो, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको पैसे दूंगा, आपको खुद जाना है, किसी और से भिजवाना है, योर लुकआउट नॉट माई लुकआउट। तो उसने बोला हाँ चलो ठीक है, आप मुझे माल दे दो। मैंने पार्ट ए भरा, ट्रांसपोर्टर डिटेल्स लिया, गाड़ी का नंबर लिया, पार्ट बी में डाला, ई-वेबल जनरेट कर दिया। सर वॉइस ब्रेकिंग। ओके मैम प्लीज एक बार नेट चेक कर लो अपना, अदरवाइज आई वुड लाइक टू कंटिन्यू। ओके सो ट्रांसपोर्टर ने मैंने पार्ट ए जनरेट किया, पार्ट ट्रांसपोर्टर से मैंने डिटेल्स ली, पार्ट बी मैंने भर दिया, ई-वेबल जनरेट हो गया, उसको मैंने ई-वेबल भिजवा दी, वो ट्रांसपोर्टर अपना गाड़ी में सामान रख के बंगाल से महाराष्ट्र ले गया। महाराष्ट्र में मुंबई में वो गाड़ी रोका और एक ट्रांसपोर्टर आया, वो सामान को उसके गाड़ी से उठा के अपने गाड़ी में रखा और वो गाड़ी मुंबई से लेकर औरंगाबाद ले गया महाराष्ट्र में। सो फ्रेंड्स यहाँ पर गाड़ी का नंबर चेंज हो रहा है, जो गाड़ी का नंबर मैंने अपलोड किया था और जो गाड़ी औरंगाबाद जा रही है वो दोनों गाड़ी सेम नहीं है। तो देयर इज अ अपडेशन ऑफ कार रिक्वायर्ड, गाड़ी के नंबर अपडेट करना पार्ट बी में देयर इज अ रिक्वायरमेंट। सो वो ट्रांसपोर्टर जो कर रहा है औरंगाबाद में महाराष्ट्र में सामान उठा रहा है, वो करेगा, वो अपडेट कर देगा, नया गाड़ी का नंबर अपडेट कर देगा। देयर इज ऑप्शन 138 सब रूल 5 का एक प्रोवाइजो है, 138 सब रूल 5 बोलता है कि अपडेट करना, ठीक है, बट 138 सब रूल 5 का प्रोवाइजो क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट अपडेशन ऑफ पार्ट बी इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर 3 कंडीशन, ट्रांसपोर्टर टू कंसाइनी 50 किलोमीटर के अंदर है और इंट्रा स्टेट है। सो आई गेस आई मेड माई पॉइंट क्लियर। ये वाला वापस रिपीट कर रहा हूं, वो जो सेकंड ट्रांसपोर्टर पुणे से आया महाराष्ट्र, सामान लिया, औरंगाबाद जाके क्लाइंट को दे दिया, कंसाइनी को दे दिया। प्रिज्यूम करते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर औरंगाबाद प्रिज्यूमिंग 50 किलोमीटर के अंदर है, मुंबई से लेकर औरंगाबाद प्रिज्यूम करते हैं कि 50 किलोमीटर के अंदर है, दोनों ही महाराष्ट्र में। सो ट्रांसपोर्टर टू कंसाइनी इन अ सिंगल स्टेट लेस देन 50 किलोमीटर्स, पार्ट बी उसको जनरेट कर उसको अपडेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, नहीं है। सो इन सिनेरियो को छोड़ के पार्ट बी के बिना ऑल ई-वेबल्स आर इनवैलिड। खाली ये सिनेरियो में ही पार्ट बी नहीं भी अपडेटेड है या नहीं बनाया हुआ है, दैट इज ओके, राइट। ओके फ्रेंड्स, एक ट्रांसपोर्टर है, वो आपसे भी मान लिया, मेरे से भी मान लिया, एक्स से भी मान लिया, वाई से भी मान लिया, और सारे कंसाइनमेंट को एक ट्रक में डाल के ले जा रहा है, सबने उसको अपना अपना ई-वेबल दे दिया। तो ही में चूज टू कंसोलिडेट ऑल द ई-वेबल्स, वो कंसोलिडेट कर सकता है ई-वेबल को, सारे के सारे ई-वेबल्स को। बहुत सिंपल प्रोसेस है, एक्सेल शीट का ऑप्शन आ जाता है, उसमें वो सीरियल नंबर को डाल देगा एंड सारी ई-वेबल, कंसोलिडेटेड ई-वेबल विद कॉपीज ऑफ ऑल द ई-वेबल उसके पास रहेगी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये 138 सब रूल 6 में बोला हुआ है।
138 सब रूल 7 में क्या बोला, ये थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन आपके लिए, कि अगर मेरा सामान 40,000 रुपया का है, आपका सामान 35,000 रुपया का है, पर ये दोनों सामान मिला के तो 50,000 हो गया। सो मैंने 40,000 का सामान दिया बंगाल से बिहार, आपने 35,000 का सामान दिया इसी ट्रांसपोर्टर को बंगाल से बिहार। तो what consignment he is carrying is of value 75,000 rupees. So a consolidated e-waybill was a mandate on him, but this sub rule, this particular sub rule is not yet notified. वो आज तक ये सब रूल को नोटिफाई नहीं किया है, तो इसलिए ट्रांसपोर्टर्स बिना कंसोलिडेटेड ई-वेबिल बनाए माल ले जा सकते हैं, बिना कंसोलिडेटेड ई-वेबिल बनाए माल ले जा सकते हैं। कपल ऑफ मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड, 138 सब रूल 9, अगर मैंने ई-वेबिल बना दिया और मेरे प्लानिंग के थ्रू मेरा माल नहीं निकला, तो 24 घंटे के अंदर मुझे ई-वेबिल कैंसिल करने का पावर मिला हुआ रहेगा। दो कंडीशन, 24 घंटे मतलब अभी 7:20 हो रहा है, तो 7:20 से 7:20, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैंने लेट्स से पार्ट बी में अपना गाड़ी का नंबर डाल दिया, पर मेरे भाई ने अर्ली मॉर्निंग कोई और गाड़ी में माल छोड़ दिया और चेक पोस्ट में वो गाड़ी पकड़ा गया कि आपका गाड़ी का नंबर और ई-वेबिल में नंबर मैच नहीं कर रहा है, तब मैं नहीं बोल सकता कि लेट मी कैंसिल माय ई-वेबिल एंड जनरेट अ न्यू ई-वेबिल। नो, सिंस इट हैज बीन वंस checked, now I cannot cancel the same e-waybill number, right? So no cancellation is verified in transit. That is first proviso. Friends, जहां मैं बोल रहा हूं ना पार्ट ए भर दो, पार्ट बी भर लेना, पार्ट बी के बिना जीएसटी नंबर, ई-वेबिल नंबर जनरेट ही नहीं हो रहा है, सो जब आप पार्ट ए भरते हो तो एक यूनिक नंबर आती है, और जब उसमें पार्ट बी की डिटेल्स ऐड करते हो तब वो ई-वेबिल बन जाती है। तो ये जो पार्ट ए भरते हो और जो यूनिक नंबर आती है, इसकी वैलिडिटी 15 दिन होती है। तो आप पार्ट ए भर दिए और पार्ट बी भरो ही नहीं, तो 15 दिन में ऑटोमेटिकली पार्ट ए भी भरा सारा कैंसिल हो जाता है। सो इफ यू आर जनरेटिंग अ पार्ट ए, फिलिंग अ पार्ट ए, एंड यू आर नॉट फिलिंग डिटेल्स ऑफ पार्ट बी, योर पार्ट ए स्टैंड एक्सपायर आफ्टर 15 days. After 15 days. Okay. इट माइट बी पॉसिबल फ्रेंड्स कि आपका माल आज यहाँ से बिहार 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 2 दिन में पहुंच जाना चाहिए था, बारिश बहुत ज़्यादा हुई और कोरोना का चक्कर था, तो आपका माल 2 दिन में पहुंचा नहीं। मतलब आज 14 तारीख है, 16 तारीख को रात को 12 बजे आपका ई-वेबिल एक्सपायर हो रहा है, तो आपका माल पहुंचा नहीं। सो गवर्नमेंट ने बोला विद इन 8 आवर्स ऑफ इट्स एक्सपायरी, विद इन 8 आवर्स ऑफ इट्स एक्सपायरी, एक्सपायर होने के पहले, एक्सपायर होने के बाद 8 घंटे तक आप ई-वेबिल जो एक्सपायर होने वाला है उसको एक्सटेंड कर सकते हो, उसको एक्सटेंड कर सकते हो विद इन 8 आवर्स। ओके सर, मैं एक वो दे रहा हूं, मैंने आपको ई-वेबिल, मैं आपको माल भेज रहा हूं, मैंने ई-वेबिल बनाया, मैंने ई-वेबिल बनाया, बट आपने बोला अभिषेक ये वाला माल तो तुम मेरे को भेज ही नहीं रहे हो, you are sending these goods to a person who is located just beside me for XYZ reason. Why are you invoicing or why are you generating an e-waybill in my name? ना सर, आपको क्या फर्क पड़ता है, माल तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो आप बोला नहीं नहीं यार, डोंट डू दिस। मैं बोला ठीक है सर, नहीं करते, बट मेरा अकाउंटेंट ने कर दिया, मेरे अकाउंटेंट ने कर दिया, ये वाला कम्युनिकेशन उसको नहीं गया था, उसने कर दिया। You have the power to reject it. आपके पास एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन का पावर है 72 आवर्स फ्रॉम द जनरेशन ऑफ पार्ट बी। बट अगर आप 72 घंटे में एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करते हो, तो आपकी खामोशी को मैं हाँ समझूंगा। गवर्नमेंट बोलेगा कि अगर आपने 72 आवर्स में रिजेक्ट नहीं किया तो बॉस आई विल प्रिज्यूम कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। So a very important takeaway to all my friends, ensure that in your corporate or in your client's office, in every 72 hours,
दे चेक द रिपोर्ट्स, दे चेक द पोर्टल। लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन आता है कि किसने आपके नाम पे ई-वेबल जनरेट किया है। सो यू विल कीप अ ट्रैक कि हाँ भाई मैंने माल ऑर्डर किया था, या मैंने पीओ रेस किया था, या मेरे नॉलेज में तो है कि हाँ वो सप्लायर मुझे माल भेज रहा है। सो यू कैन रिजेक्ट, यू कैन एक्सेप्ट, राइट? सो दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट इन दिस स्लाइड. Friends, we'll take a break. Just 5-7 minutes, we'll take a break. Okay, this is nothing but documents and all. So, nothing. Inspection we'll discuss in detail. Only two things have to be discussed here. अगर डिपार्टमेंट आपका माल पकड़ता है तो 24 घंटे के अंदर उसको EWB 03 पार्ट ए भरना है, और 3 दिन के अंदर उसको पार्ट बी भी भरना है. This 3 days can be further extended for maximum more 3 days. That's it. So वो कोई भी सामान पकड़ लेगा तो 24 घंटे के अंदर एंड 3 दिन के अंदर उसको एक रिपोर्ट जमा करना है. तो ऐसा नहीं कि वो माल पकड़ लिया और फिर बैठा हुआ है. They have to report what they have confiscated. What they have confiscated. Okay. अगर आपका गाड़ी कोई भी कारण से आधी घंटा के ऊपर डिटेन कर लिया गया है, you can simply go and file EWB 04. ऑफिसर हैरेस कर रहा है, कोई रीजन नहीं है, you can simply go and file EWB 04. So nothing is stopping you. Nothing is stopping you. Okay, important. 138E, rule 138E. वो आदमी जो 2 कंसेक्यूटिव रिटर्न नहीं भरा, या कंपोजिशन में 2 क्वार्टर का रिटर्न नहीं भरा, GST-1 2 क्वार्टर का नहीं भरा या 2 महीना का नहीं भरा, वो आदमी ई-वेबल उसकी ब्लॉक हो जाएगी और वो ई-वेबल बना भी नहीं पाएगा, कोई उसको भी नहीं बना पाएगा. को एज अ रिसिपिएंट वो उसको भी कोई बना नहीं पाएगा, एज अ सप्लायर वो भी कहीं बना नहीं पाएगा. Friends, we'll discuss this and we'll have take a break. So reasons for reconciliations. I have shared that in the previous classes कि मेरे क्लाइंट्स के पास नोटिस आ रही है कि आपने आईटीसी लिया 10 लाख का, बट आपका ई-वेबल आपको मिला सिर्फ 6 लाख का. तो हाउ कैन दिस बी पॉसिबल दैट यू टेकन एक्स्ट्रा आईटीसी ऑफ 4 lakhs? आई हैव टू कन्विंस हिम कि भैया हमने सर्विस भी लिया है, हमारा रेंट का प्रॉपर्टी है तो उसका सर्विस भी आता है, हमने बहुत सारे प्रॉपर्टी बहुत सारे गुड्स लोकली खरीदी है जो वैल्यू इज बिलो 1 लाख, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो एकदम बगल से आ रहे हैं, नॉन मोटराइज व्हीकल. सो इन सबको पैरामीटर को कंसिडर करें तो ई-वेबल का रेको इज इंपॉर्टेंट, बट ई-वेबल इज नॉट की होल एंड सोल थिंग. ई-वेबल नहीं बनाया हुआ है तो आपको परचेज हो ही नहीं, ऐसा नहीं है, राइट? You should keep a track or a record of rejected e-webels. Part A filled, but Part B not filled. Consignment value less than 50,000 है या नहीं, तो उसका e-webel बनाना है या नहीं बनाना है. Exemption available for raising e-webels. Value differences. Invoice है 10 लाख का, e-webel गया 6 लाख का. And reasons other than supply, you have to be very specific कि उसका e-webel बनेगा या नहीं बनेगा. तो रेको इन द सेंस कि मैं आउटवर्ड GST-1 में 10 करोड़ रुपया दिखा रहा हूँ सेल्स, और मेरी ई-वेबल सिर्फ 3 करोड़ रुपए की बनी है. सर हो सकता है, आई एम डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस बोथ, आई एम डीलिंग इन टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल गुड्स बोथ, आई एम डीलिंग इन इनवॉइसेस having turnover, having a invoice value of more than 50,000, less than 50,000 both. I am also dealing in exempt services. So my total GST-1 for the month, for a particular month, could be 10 crores. And my e-webel can only be 3 crores only. तो ये कोई पैरामीटर नहीं होगा. A reconciliation by a concerned officer or a person in the company or in a corporate should always be hands-on, should always be ready. So we have a query of 138.10. So this 138.10 is very specific. This is with respect to e-webel validity of, as I said in the previous slide, कि आपकी 100 किलोमीटर एक दिन वैलिड है, और ओवर डायमेंशनल कार्गो या फिर मल्टी मॉडल में अगर वेसल एक है तो वो 20 किलोमीटर में हर एक दिन वैलिड है. तो लेट्स से 100 किलोमीटर का, 200 किलोमीटर का लेट्स से 2 दिन की वैलिडिटी आती है, पर आपका 2 दिन में माल नहीं पहुंचा. Now you want an extension of a validity 1 day, let's say. You can extend there, right? So I guess I have cleared it out.
ओके, सो एक्शंस पोस्ट इंस्पेक्शन. आज इंस्पेक्शन हो गया हमारे गुड्स के मूवमेंट के टाइम, तो क्या एक्शंस ले सकते हैं? दो सिनेरियो होगी. If documents are proper, if documents are not proper. So if documents are proper, allow the continuity of the movement by giving a release order MOV5. It means अगर मेरा इंस्पेक्शन होता है एक बार और मेरा सब कुछ सही है, तो ऑफिसर ये नहीं बोलेगा जाओ. मैं बोलूंगा ऑफिसर सब सही है ना, तो मुझे MOV5 दो. You have to give me MOV5 that you have checked and you have ensured that everything is all right. Because there is a provision in a law which says कि अगर आपका एक बार मूवमेंट में एक बार चेक हो गया ना, तो नेक्स्ट टाइम चेक होने का दरकार नहीं है या करेगा नहीं, जब तक उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन या एविडेंस है कि कुछ फॉल्सिफिकेशन हुआ है. अगर वो नहीं है, एंड इन द ड्यूरिंग द एंटायर ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट एक बार आपका कंसाइनमेंट चेक हो गया तो और वो चेक नहीं होगा. राइट. सेकेंड केस, इफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट प्रॉपर, देन व्हाट? सो पेनल्टी लगेगी 122 सेक्शन में एंड 129 में विल डिस्कस. गुड्स डिटेन हो जाएगी, प्रोहिबिशन हो जाएगा कि उस गुड्स को आप बेच नहीं सकते, उसको आप कुछ कर नहीं सकते. वो गुड्स की सीजर भी हो सकती है. डिस्पोज कर देंगे, अगर वो पेरिशेबल आइटम है तो उसको इमीडिएटली डिस्पोज कर देंगे वो लोग. कन्फिस्केट कर लेंगे एंड वो आपको फाइन देना पड़ेगा, तभी वो छोड़ेंगे. ऑर्डर ऑफ डिमांड पेनल्टी यू विल रिसीव. अगर रिलीज करेंगे तो एक बॉन्ड के अंदर रिलीज कर सकते हैं कि आप यू गिव अ बॉन्ड टू देम एंड देन ओनली दे विल रिसीव रिलीज. एंड अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, माल छोड़ देते हो, यू आर नॉट एंटरटेनिंग देयर लेटर्स और कॉल्स, दे कैन सेल दैट in auction and to the central government. If I'm just connecting sale of goods, confiscated goods along with the vehicles, ये वाला वो सेल आ जाएगा. राइट. सो सेक्शन 122 तो बहुत बड़ा सेक्शन है. राइट. सो इसकी रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स मैंने खाली कॉपी पेस्ट किया है. वेयर अ टैक्सेबल पर्सन हु डॉट 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 transports any taxable goods without the cover of documents as may be specified. A taxable person transports any taxable goods. It doesn't mean only transporter. I being a consigner is sending the goods. I being a consigner is asking a transporter to send the goods. So taxable person who transports any taxable goods without the cover of documents as may be specified in this behalf, he shall be liable to pay penalty of 10,000 rupees or an amount equivalent to tax, whichever is higher. So let's say मेरी goods की वैल्यूएशन होती है 10 लाख की, 1,80,000 टैक्स आता है, तो बट ऑब्वियस 1,80,000 पेनल्टी मांगेगा, 10,000 नहीं मांगेगा. तो विच एवर इज हायर. दिस इज सेक्शन 122. अब चलते हैं अपने 129 में. सो 129 क्या बोलता है? डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट. सब कुछ छोड़ दो, मेरा बात सुनो. Notwithstanding anything contained in this act, where any person transports any goods or stores any goods while they are in transit in contravention of the provision of this act or the rules made thereunder. To transport goods, store goods while they are in transit in contravention of the provision. So 122 में था सिर्फ डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ है, या any contravention with the provision of the entire act, then the following shall be liable to the detention or seizure of all such goods, सारे के सारे goods, गाड़ी, conveyance used as a means of transport for carrying such goods, and documents relating to such goods and conveyance. So अगर मुझे कुछ फिशी लगा एंड कुछ मैं पकड़ा
तो मैं सामान, गाड़ी और जो कागज है वो तीनों की तीनों जब्त कर लूंगा, राइट? सो दिस इज 129. नाउ दिस स्लाइड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. 129 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बोलता है कि अगर मैं कन्फिस्केट कर लिया और ओनर ऑफ द गुड्स खुद आता है कि हाँ भैया मेरे से गलती हो गई है, आई वॉन्ट टू पे वॉट एवर द टैक्स एंड पेनल्टी यू हैव एंड रिलीज माई गुड्स. सो इफ द ओनर कम्स themselves and if it is a taxable goods, then on payment, friends understand what I was saying in e-way bill कि खाली exempt goods का कोई मतलब नहीं है. तो इसलिए यहाँ पर क्या ना कि एनी पर्सन भी कवर है. 129 में एनी पर्सन भी कवर है, रजिस्टर्ड पर्सन भी कवर है, और खाली डॉक्यूमेंट्स है ई-वे बिल का जरूरी नहीं है. इट्स कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एंटायर जीएसटी प्रोविजंस. अगर आप इनवॉइस नहीं बनाते हो, माल निकाल देते हो और मैं ये पकड़ लेता हूं, तो भी इस सेक्शन में मैं आपको ला सकता हूं, राइट? तो कॉन्ट्रावेंशन का इस सेक्शन का विथ या स्कोप इतना बड़ा है, राइट? सो अगर टैक्सेबल गुड्स है, सो ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स, अगर 1 लाख का सामान है तो अगर 18% जीएसटी है, अच्छे, सो 1 लाख पे 18%, 18,000 रुपये जीएसटी प्लस पेनल्टी. व्हाट शुड बी द पेनल्टी? इक्वल टू 100% ऑफ द टैक्स, दैट इज 18,000 प्लस 18,000, राइट? 18,000 टैक्स प्लस 18,000 पेनल्टी. अगर एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स है तो 2% ऑफ द वैल्यू और 25,000, whichever is less, whichever is less. अब सर सिनेरियो समझिएगा, मैंने पार्ट ए जनरेट करके ट्रांसपोर्टर को दे दिया और मैंने बोला तुम पार्ट बी अपने आप भर लेना. ट्रांसपोर्टर का स्टाफ पार्ट बी नहीं भरता है और माल निकाल देता है. बिना ई-वे बिल माल निकाला, माल पकड़ा गया. अब इस केस में ट्रांसपोर्टर मेरे को बोलता है कि अभिषेक सर एक बार आप जाके प्लीज माल छुड़वा दीजिए, मेरे स्टाफ की गलती के चक्कर में आपका माल पकड़ा गया. मैं बोला भैया मुझे नहीं पता, मैंने आपको पैसे दिए हैं, आपका लुकआउट है, डोंट बॉदर मी. फिर वो मुझे 129(1)(b पढ़ाता है. वो क्या पढ़ाता है कि अगर ओनर ऑफ द गुड्स नहीं आता और कोई पर्सन आता है, एनी पर्सन अदर देन ओनर ऑफ द गुड्स, सो टैक्सेबल गुड्स अगर होते हैं तो पेमेंट क्या करना पड़ेगा? ऑन द एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी मिला के इज इक्वल टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, नॉट टैक्स ऑफ द गुड्स. सो इसका मतलब 1 लाख का सामान है, अगर मैं जाता हूं तो मुझे 36,000 देना है. 18,000 टैक्स, 18,000 पेनल्टी, मेरा माल निकल जाएगा. अगर मुझे छोड़ के ट्रांसपोर्टर जाता है तो स्ट्रेट अवे 50,000 रुपये लगेगा, 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स. तो फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड, इस केस में ट्रांसपोर्टर मुझे बोलता है सर मेरी गलती है, आप चला जाओ, 36,000 रुपये देके सामान निकाल लो, मैं आपको 36,000 रिम्बर्स कर दूंगा. अगर मैं जाऊंगा तो 50,000 लग जाएगा, आप चला जाओ, मैं 36,000 आपको दे दूंगा, रिम्बर्स कर दूंगा, डोंट वरी ऑन दैट. सो सिमिलरली अगर ट्रांसपोर्टर जाता है एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट छुड़वाने में तो 5% ऑफ द वैल्यू और 25,000 whichever is less. So this provision of penalty is very very important. Or alternative is given कि furnishing a security equivalent to amount payable in such form and manner. So अगर आप जाते हो कि नहीं भैया बहुत बड़ा अमाउंट है, अभी इतने पैसे दूंगा नहीं, आई एम गिविंग यू अ सिक्योरिटी और अ बॉन्ड प्रेस्क्राइब्ड रूल्स में, उसके अकॉर्डिंग हम आप बॉन्ड पकड़िए और मेरा माल छोड़िए. मुझे जिसको देना है वो वेट नहीं कर रहा या मैं डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा तो मेरे को बहुत बड़ा फाइन लग जाएगा. सो आई एम गिविंग यू अ बॉन्ड एंड रिलीज माय गुड्स नाउ. तो दिस इज 129(1)(c), राइट? तो ए जब ओनर ऑफ द गुड जाता है, बी एनीवन अदर देन ओनर ऑफ द गुड जाता है, सी ऑल्टरनेट बॉन्ड दीजिए, माल तो निकलवाइए, बाद में देखते क्या करना, राइट? ओके, सो प्रोविजनल रिलीज ये क्या बात करता है? 67 सबसेक्शन 6 इट्स अप्लाई फॉर द सीजर एंड ऑफ डिटेंशन ऑफ द गुड्स. सो अपने रूल पढ़ रहे हैं 140 सब रूल 1, 140 सब रूल 2. So this section states that the seized goods shall be provisionally released upon execution of a bond, जो हमने बात किया अभी. तो the seized goods must be released on a provisional basis upon execution of a bond for the value of the goods
इन फॉर्म INS-04, तो वो फॉर्म बता रहा है जिसके थ्रू आप बॉन्ड का वो जमा करोगे पेपर्स, एंड फर्निशिंग ऑफ अ सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पेबल। तो जो भी आपको टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करना है उस अमाउंट का इक्विवेलेंट मुझे आप बैंक गारंटी दोगे, INS-4 भर के दोगे, तो मैं आपकी माल को प्रोविजनली रिलीज कर दूंगा। माइंड इट फ्रेंड्स, 140 सब रूल 1 बोलता है प्रोविजनली। क्यों बोलता है प्रोविजनली? सेकंड पैरा पढ़ते हैं 140 सब रूल 2, where the person to whom goods were released provisionally fails to produce the goods at the appointed date and place indicated by the proper officer, the security shall be encashed and adjusted against the tax interest penalty. So जो goods मैंने provision दिया था, अगर आप उस टाइम या उस समय रहते आप उस गुड्स को वहां पर लेके नहीं आते हो जहां को लेके आना चाहिए था उस टाइम फ्रेम के अंदर, तो आपकी बैंक गारंटी को मैं इनकैश कर लूंगा। ये लिखा हुआ है सब रूल 2 में। Fine in case of transporter not carrying illegal, but the transporter don't have invoice, then सेक्शन 122 doesn't talks कि ट्रांसपोर्टर, वो बोलता है कि एनी टैक्स, आप सेक्शन 122 का फर्स्ट नेम पढ़े, एनी टैक्सेबल पर्सन ट्रांसपोर्ट्स द गुड्स, तो मैं खुद भी माल लेके जा सकता हूँ, राइट? वैसा नहीं कि खाली ट्रांसपोर्टर। 10,000 और द टैक्स विच एवर इज हायर, सेक्शन 122 बहुत बड़ा है मैम, तो 10,000 or the tax amount whichever is higher will be the penalty amount. So transport क्या, but if the transport don't have invoice, so अगर documents, अगर simply documents नहीं है, let's discuss this. Without cover of documents, yes, without cover of documents 122 applicable। 129 क्या बोलता है? Notwithstanding anything contained, आपके पास डॉक्यूमेंट हो भी, बट आपने माल ट्रांसपोर्ट किया या आपने माल कहीं स्टोर किया ड्यूरिंग इन ट्रांजिट, जो होना नहीं चाहिए था, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, इस लॉ के जितनी भी प्रोविजन है उसके कोई भी प्रोविजन की कॉन्ट्रावेंशन में आपने किया तो 129 एप्लीकेबल। और फील्ड लेवल में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो ऑफिसर क्या समझता है कि 122 एप्लीकेबल करेगा या 129 एप्लीकेबल करेगा। मैम हार्डली मैटर्स 122 में ये लिखा हुआ है 10,000 मिनिमम और अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू पेनल्टी। 129 में भी ये लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ टैक्स प्लस पेनल्टी इक्विवेलेंट टू 100% ऑफ टैक्स, राइट? तो अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो it's not affecting us. अगेन प्रोसेस लिखा हुआ है इसमें कि ऑफिसर को नोटिस इशू करना पड़ेगा, ऑर्डर इशू करना पड़ेगा। वो कोई भी अगर डिमांड रेज कर रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सामने वाला को देना पड़ेगा, एंड सामने वाला पेमेंट करके इस पूरे मैटर को क्लोज कर सकता है। अगर वो last section is subsection very important, where the person transporting any goods or the owner of the goods fails to pay the amount of tax penalty as provided above within 14 days, 7 मैंने intentionally काटा है because second पैरा में उसका लिंक है, within 14 days of such detention or seizure further proceedings shall be initiated in accordance with the provision of section 130। अभी अपने 130 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, जब अपने वो पढ़ेंगे सेक्शन तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर 14 दिन के अंदर आपका पेमेंट नहीं आता है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे जो भी करना है गवर्नमेंट का पैसा लेने के लिए। इफ डिटेन और सीज कुछ आप पेरिशेबल, अगर जो सामान है वो फल है वो खराब हो जाएगी, फूल है जो खराब हो जाएगी, रॉन्ग एग्जांपल माइट बी एग्जेम्प्टेड, एनी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स और हैजर्डस इन नेचर are likely to depreciate in the value with passage of time, then the said period of 14 days may be reduced। तो पहले 7 दिन था उसको 14 दिन कर दिया, फिर ये क्लॉज ले आया कि अगर कोई सामान है जो खराब हो जाएगा या फिर जो खराब है वहां स्टोर करना तो 14 दिन तक डिपार्टमेंट वेट नहीं करेगा, वो कम टाइम में ही निकाल देगा, आपको पेमेंट कम टाइम के अंदर करना पड़ेगा। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज अ नोटिफिकेशन 64/38, actually it's a circular,
64/38. What it says, it's a circular 64/38. ये 2019 में आया और ये बताया कि यार छोटी मोटी गलती हो ना ई वे बिल में तो कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी गलती कोई दिक्कत नहीं है। वो छोटी मोटी गलती क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनर, बट जीएसटी नंबर में गलती नहीं होनी चाहिए। अभिषेक को आपने ABHISHE की जगह ABHISE लिख दिया, राइट? स्पेलिंग मिस्टेक। एरर इन पिन कोड, आपने मेरा पिन कोड रॉन्ग लिख दिया, बट प्रोवाइडेड एड्रेस ऑफ द कंसाइनी इज करेक्ट एंड सच एरर डज नॉट एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। इसका मतलब क्या है? लेट्स से मेरी पिन कोड है 700054 और ऑपोजिट बिल्डिंग की पिन कोड है 700107। तो जहां मुझे सामान भेजना है कोई भी कारण से मैं 700054 लिख रहा हूं तो किलोमीटर आ रहा है 98, पर मैं 700107 लिख रहा हूं तो किलोमीटर आ रहा है 120। सो मुझे एक दिन की जगह 2 दिन मिल जा रहा है, राइट? तो वो नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो पिन कोड में कोई मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पिन कोड चेंज हो गया और उसके चक्कर में वैलिड वो टाइम चेंज हो गई तो दिक्कत है। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एरर, दैट इज अ एरर जिसके ऊपर आपको कंसिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। एरर इन द एड्रेस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी का एड्रेस रॉन्ग चला गया बट लोकेलिटी एंड अदर डिटेल्स आर ओके। एरर इन 1 और 2 डिजिट ऑफ डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन द ई वे बिल, ई वे बिल में डॉक्यूमेंट नंबर दे दिया 642 बट नंबर है लेट्स से 624, तो एक या 2 डिजिट में गलती हो गई। एरर इन 4 डिजिट और 6 डिजिट HSN लेवल, जहां फर्स्ट 2 डिजिट HSN इज करेक्ट एंड रेट करेक्ट है। इसका मतलब क्या होता है? 6304 लेट्स से कपड़े का है तो 6304 में 63, वो जो 63 है वो परफेक्ट है। 06 होना चाहिए था, आपने 04 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। रेट 5% होना चाहिए था, आपने 5% ही लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 6308 की जगह आपने 6304 लिख दिया, जिसके चक्कर में 18% का प्रोडक्ट 5% टैक्सेबल हो गया, कंट्रावेंशन ऑफ लॉ, ऑल कंट्रावेंशन एप्लीकेबल, ऑल कंसिक्वेंसेस एप्लीकेबल। एंड गाड़ी की नंबर है जो है 1 या 2 डिजिट आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज एक्सेप्टेबल। तो इसमें आपका कोई भी कुछ लगेगा नहीं। इसमें आपका सेक्शन 125 के तहत जनरल पेनल्टी लगेगा मैक्सिमम टू 500 रुपीज, मैक्सिमम टू 500 रुपीज। ये हम लोग प्रीवियस स्लाइड का बात कर रहे हैं। इस एक्सेप्टेबल एरर्स में आपका जो 10,000 और हायर ऑफ द टैक्स एंड 129 का पेनल्टी को दरकार नहीं है। जनरल पेनल्टी क्लॉज 125, मैक्सिमम टू 500 रुपीज, राइट? ओके, ये एरर्स है जहां पर उन सब एरर्स की मैंने एक्सटेंशन लिखी है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। ई वे बिल जनरेट ही नहीं किया, पार्ट भी अपडेट ही नहीं किया, रॉन्ग जीएसटी नंबर डाल दिया, पिन नंबर रॉन्ग है, एड्रेस भी रॉन्ग है कंसाइनी का। तो ये सारी चीजें मैंने एक्सटेंड करके दिखाया आपको कि इन सब में आपकी कंसिक्वेंसेस जो हमने डिस्कस किया 129, 122 सब लग सकता है, सबका सब लग सकता है। ओके, strict reading of the law. E-way bill not required within 50 kilometers. Is it? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 50 किलोमीटर क्रॉस करेगा, सॉरी 50,000, रॉन्ग फ्रेंड्स, 50,000 होगा, किलोमीटर्स नहीं है। सो ओनली फाइलिंग पार्ट बी इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम कंसाइनर्स प्लेस to transporter's place. Updation of part B not required from transporter place to consignee place. Part A is a mandate. So, okay. Friends, this is related to the e-way bill. 50 किलोमीटर राइट है। I'm connecting you. जो हमने डिस्कस किया था कि पार्ट ए भर दो और पार्ट बी मत भरना, पार्ट ए भर दो पर पार्ट बी मत भरना। सो लोग इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे थे कि पार्ट ए भी मत भरो। जब ई वे बिल ही बनेगा पार्ट बी के बाद और आपने बोल दिया पार्ट बी नहीं भरना है तो हम पार्ट ए भी नहीं भर रहे। तो गवर्नमेंट ने ये इंटरप्रेट किया कि बॉस मैंने सिर्फ पार्ट बी आपको भरने से मना किया या छूट दी है, इसका मतलब ये नहीं कि पार्ट ए नहीं भरना है, राइट? तो ये वो 2 केस है जहां कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है, सॉरी कंसाइनर ट्रांसपोर्टर को माल भेजता है 50 किलोमीटर के नीचे, कंसाइनर ट्रांसपोर्टर को माल भेजता है और दोनों एक ही स्टेट में है। सो वहां पर पार्ट बी जनरेट नहीं करेंगे तो चलेंगे, बट
Part A is a mandatory. Part A is a mandatory. Multiple e-waivers required in case of transshipment. So not required same. अगर वही माल जा रहा है, 2-3 शिपमेंट क्रॉस कर रहा है, यहाँ से रोड में गया, फिर शिप में गया, या दो ट्रांसपोर्ट के हाथ से गया, तो नॉट रिक्वायर्ड सेम e-waiver will do, only part B updation is required. मैंने असाइन कर दिया, पार्ट बी ट्रांसपोर्टर अपडेट कर दिया, ओके. मल्टीपल ई-वेबल्स नॉट रिक्वायर्ड. स्टार्ट ऑफ द वैलिडिटी पीरियड व्हेन पार्ट ए इज फाइल्ड. नो, ये पूछ रहा है कि ई-वेबल का वैलिडिटी चालू कब से हो रहा है. द वैलिडिटी स्टार्ट्स व्हेन यू फिल द पार्ट बी. द मोमेंट यू फिल पार्ट बी, द वैलिडिटी स्टार्ट्स फ्रॉम दैट डेट. ई-वेबल कैन बी जनरेटेड ओनली ऑन वेब. ऐसा नहीं है. E-waiver can be generated through various modes like web, Android app, SMS, using bulk upload tool, API. आपके सॉफ्टवेयर SAP या फिर Genesis कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसमें API के थ्रू भी आप बल्क e-waiver जनरेट कर सकते हैं. Number of bills is equal to number of invoice or documents. As I mentioned in the reconciliation slide, ऐसा कुछ भी नहीं है, right? So number of e-waivers is equal to number of movements of transportation bills. सो ई-वेबल उतना रहेगा जितना मूवमेंट मैंने करवाया है. ई-वेबल जरूरी नहीं कि उतना रहे जितना मैंने इनवॉइस बनाया है. सो ओके, व्हाट इफ वी आर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग, इसमें ई-वेबल कैसे बनेगा. सो आपको ई-वेबल बनाना है आपके प्रेमाइसेस से उस प्रेमाइसेस तक का जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, या फिर उस प्रेमाइसेस से आपके प्रेमाइसेस तक जहां जब माल इंपोर्टेड माल आपके यहाँ आ रहा है, राइट. सो द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कंसाइनमेंट फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन हैज टू बी कंसिडर्ड बेस्ड ऑन द डिस्टेंस विद इन द कंट्री. दैट इज इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स द कंसाइनर प्लेस टू द प्लेस फ्रॉम वेयर द कंसाइनर इज लिविंग. लेट्स से मैं बंगाल में बैठा हुआ हूँ, मैं मुंबई पोर्ट से एक्सपोर्ट करूंगा, राइट. तो यहाँ से मैं मुंबई पोर्ट तक का ई-वेबल बना लूंगा, दैट्स इट. और इंपोर्ट में भी अगर मैं मुंबई पोर्ट में माल आया है, वहां से यहाँ पर माल मंगवाने के लिए मैं वहां से यहाँ का ई-वेबल बनाऊंगा, दैट्स इट. फ्रेंड्स, कपल ऑफ केस लॉज, देन वी कैन गो टू Q&A सेशन. सो इकरा रोडवेज इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इट्स अ हाई कोर्ट जजमेंट. ये फेवर केस लॉ है. फ्रेंड्स, आई विल हियर शो मल्टीपल केस लॉज एंड वी विल सी दैट एक पॉइंट है पर बहुत सारे जजमेंट थे अलग अलग उस सेम पॉइंट पे. सो इट ऑल डिपेंड्स क्या फैक्ट है, इट ऑल डिपेंड्स क्या आप प्ली कर रहे हो ऊपर डिपार्टमेंट में और वो क्या जजमेंट देगा, राइट. सो यहाँ पर क्या स्टेटस है कि वैलिडिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिटेंशन ऑफ द सर्च एंड सीज ऑफ गुड्स, ऑब्लिगेशन टू कैरी ई-वेबल हेल्ड एट द टाइम ऑफ डिटेनेशन. द डिटेनिंग अथॉरिटी, जो ऑफिसर डिटेन किया, क्लियरली मेंशन करता है वो अपने मेमो में दैट द फिजिकल वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड as the e-waiver which was produced was not relevant as the date and mention has already expired. So date expire हो गया जो e-waiver में था. The goods which were recovered with the documents have already been released by the respondent. However, the goods which were not accompanied with the proper documents has been seized, for which a notice of 129(3) has been issued. So जो documents available था उसके तहत जो goods मिल गया वो मैं छोड़ दिया और मैं उस डॉक्यूमेंट्स को पकड़ लिया जिसके अकॉर्डिंग मैं उस सामान को पकड़ लिया जिसकी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं थी. तो व्हाट वाज डायरेक्टेड? इट इज डायरेक्टेड दैट द गुड्स एंड द व्हीकल बी रिलीज्ड forthwith on payment of amount of tax as has been indicated in the show cause. Any observation of this order will not affect any proceedings which is carried on the respondents. The writ petition dismissed. तो इसमें ऑफिसर ने बहुत जेन्युइन काम किया. ऑफिसर ने बोला कि ठीक है भैया, आपकी डॉक्यूमेंट वैलिड है, खाली ई-वेबल एक्सपायर हो गया, कोई बात नहीं, मैं उस ई-वेबल के अकॉर्डिंग जो सामान मुझे मिल रहा है वो मैं छोड़ दे रहा हूँ. तो कुछ सामान मुझे मिला है जिसकी ई-वेबल या कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट मुझे नहीं दिख रही, तो आई एम इशूइंग यू अ शो कॉज नोटिस फॉर टैक्स एंड पेनल्टीज ऑन पर्टिकुलर टू दिस प्रोडक्ट्स. एप्लीकेंट ने रिट फाइल किया हाई कोर्ट में कि मुझे ये छोड़ दो, दिस इज नॉट टू बी डन, बट उसकी रिट कैंसिल हो गई एंड ही हैज टू पे
the respective tax and penalty. Okay. Bhushan Power and Steel Limited, छोटी सी ब्रीच है. क्या ब्रीच है? ई-वे बिल लैप्स हो गया, बट उन्होंने बनाया था. सो फाइंस इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी फॉर माइनर प्रोसीड्यूरल लैप्स इन ई-वे बिल हार्श एंड अनसस्टेनेबल. क्या फैक्ट्स है देखते हैं एक बार. The goods accompanied by proper documents, no issues. E-way bill was valid at the time of transshipment. Okay. However, the validity of the e-way bill expired on the midnight of the same day, and the vehicle was inspected and detained. The applicant was not given a reasonable opportunity to update the Part A of the e-way bill, whereas Part B was duly filled with which puts to rest any doubts about intention of the applicant on evading of tax. सर क्या बता रहा है सेक्शन 68 के बारे में? नॉन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी of EWB e-way bill amounts to e-way bill becoming not a valid document. It appears that e-way bill is invalid only if Part B is not filled or a considerable time to update Part A has gone by. It means मैंने Part B सिर्फ अपडेट नहीं कर पाया, उस चक्कर में आप मेरी पूरी की पूरी माल को कन्फिस्केट नहीं कर सकते. मेरा पार्ट ए जेन्युइन है, पार्ट बी जेन्युइन है. पार्ट ए में सिर्फ एक अपडेट करना है क्योंकि लेट्स से डिस्टेंस बढ़ गया है, वो नहीं हुआ तो आप मेरा पूरा का पूरा माल कैसे कन्फिस्केट कर सकते हो? सो द जजमेंट वाज इन फेवर, impose a penalty of only 1,000 rupees under section 125, that is general penalty, and release the goods, right? So that is again a eye of the government की minor breach में मैं आपको तंग नहीं करने वाला. Neva plantation, this is on the valuation. So set aside order citing improper valuation methodology imposes penalty for not carrying valid documents. So facts क्या है? Transporting goods without proper documents such as e-way bill in respect of machinery sent for repairs. That goods sent is in the conveyance when not for sale. The transaction has no tax implications. Officer consider 9-month-old invoice value for valuation of the transaction. And also direct. तो आज क्या हुआ? किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि वो गाड़ी ले जा रहा है. सो ऑफिसर ने लेट्स से पकड़ लिया और बोला कि नहीं इसकी वैल्यूएशन बताओ. आपने बोला अगर मैं इस गाड़ी को बेचता हूँ आज तो मुझे 5 लाख मिलेगा. तो ऑफिसर बोलता है इसकी परचेज डॉक्यूमेंट दिखाओ. आपने 1 साल पहले की परचेज डॉक्यूमेंट दिखाया 25 लाख रुपए की. तो ऑफिसर बोलता है नहीं ये 25 लाख का है, तो आपका मैं माल कन्फिस्केट करता हूँ, आप मुझे पहले टैक्स का पेमेंट करो फिर मैं माल छोड़ूंगा. मुझे माल ले जाना था, मैंने पेमेंट करके आगे बढ़ा दिया, पर मैंने इसका केस फाइल कर दिया. सो ऑर्डर क्या आया? ऑर्डर मेरे फेवर में आया, मुझे रिफंड मिलेगा टैक्स एंड पेनल्टी का, और मुझे सिर्फ 10,000 रुपया लेवी किया ऑन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन जनरल पेनल्टी. दैट्स इट. सो व्हाट आई एम शोइंग विद द केस लॉज इज कि हमें हमारा अप्रोच सही होना चाहिए. ई-वे बिल इज फॉर अस. ई-वे बिल इज फॉर अस. Non-updation of a vehicle number in e-way bill is not a mere technical defect. Therefore, it can be a ground for detention. This is Kerala Granite's judgment. A different opinion. क्या बोल रहा है कि आपने vehicle details को update नहीं किया. So that is again not only a technical one. Kerala High Court directed to release the goods and the vehicle to the petitioner on the petitioner furnishing a bank guarantee. इसका मतलब है आपकी वो रिलीफ नहीं किया. कह रहा बोला ठीक है आप व्हीकल ले जाओ, सामान ले जाओ, और आप बैंक गारंटी देके जाओ. अब बैंक गारंटी देके जाओ, आपने गाड़ी की नंबर अपडेट नहीं की, तो वी हैव द पावर टू सीज द गुड्स. Where the seizure of the woods made on the ground of unequal wooden planks. So this is also Allahabad High Court आकाश ट्रेडर्स के केस में जजमेंट है 8 जनवरी 2018 का ही है. सो इसमें क्यों उन्होंने माल को कन्फिस्केट कर दिया? बिकॉज जो वुडन प्लैंक्स है वो बराबर नहीं थे. सो इट इज नाउ कि पढ़ते हैं द पिटिशन वाज कैरिंग अ पॉपुलर वुड्स इन अ व्हीकल व्हिच इज सब्जेक्ट टू डिटेंशन.
tax had been paid and EWB has also been issued. The one and only ground for seizing the goods is that the size of the wood planks were unequal. No penalty order was passed. The Honorable High Court of Allahabad ordered release of goods, conveyance, and documents by providing security equal to value of goods shown in invoice. The security required to be furnished was directed to be in a form and manner other than cash. Because government was only bothered क्योंकि एक लकड़ी है लचे बड़ी है और एक लकड़ी है जो उससे भी बड़ी है. सो आपने लिख दिया छह पीस, तो वो छह पीस की साइज अनइक्वल है. सो दे वे ओनली बॉदर्ड कि अरे बहुत बेसिक टैक्स का चोरी हो सकता है क्या. तो इसीलिए यहाँ पर एनीथिंग अदर देन फॉर्म ऑफ कैश और बैंक गारंटी उन्होंने एक बॉन्ड मांगा. फ्रेंड्स, this is the last slide which I wanted to discuss today. I am in the slide number 44, but मेरी total slides आप देखो 141 तक है, right? So if you can see or refer, इसमें खाली मैंने प्रोसीडियर्स को आपके लिए विथ स्क्रीनशॉट डाला है, so that if you give to any member of your organization, वो इसको भी फॉलो करके entirely starting from registration till generation of e-waybill through SMS, everything is captured through screenshots and process. So this might be useful to you, and I've already shared this with you. So इसलिए मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज प्रोसेस है. तो this you can also always refer, right? So any queries I would love to have. Thank you.